Everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to the platform of Life Shape Academy Crafting Lives. Dear, this is the class 8th for Geography Domain जहां पर हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को करने वाले हैं कवर, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 8। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर होने वाला है, बट डोंट वरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो आइए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये चैप्टर बताता है ट्रांसपोर्ट क्या है। जैसे कि हमको पता है कि सर एक सर्विस है, ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस। और आज नहीं, प्री मॉडर्न टाइम से ट्रांसपोर्ट चला हुआ आ रहा है। पहले लोग ट्रांसपोर्ट करते थे, फिर उसके बाद एनिमल्स को यूज किया, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी तब आप लोग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखते हैं। तो इट इज अ सर्विस और फैसिलिटी जहां पे लोगों को नहीं तो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स या तरह तरह की व्हीकल्स का इस्तेमाल करके आप लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं या लेकर जाते हैं। तो एक फैसिलिटी है, एक सर्विस है जो लोगों को और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। भले इसमें आप ह्यूमंस को यूज करें, एनिमल्स को करें, या सम काइंड्स ऑफ व्हीकल्स को यूज करें। और ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सर्विस सेक्टर है। अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर, तो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने दो चैप्टर्स में, इससे पहले हमने तीन चैप्टर में स्पेशली हम लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी और हमें टर्शरी और क्वार्टनरी एक्टिविटीज में मैंने आप लोगों को ट्रांसपोर्ट भी बताया था। तो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सर्विस इंडस्ट्री है ये, जो कि सोसाइटी की बेसिक नीड्स को आज सेटिस्फाई करती है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आपके पास ट्रांसपोर्ट रूट्स आ जाते हैं, व्हीकल्स आ जाते हैं, जो लोगों को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आते हैं, या उनको मतलब ऑफ कोर्स एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको मदद करते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, तो तरह तरह की चीजें आती हैं। जैसे यहाँ पे कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको देखने को मिलेंगी जो रूट्स वगैरह मेंटेन करती है, जो लोडिंग, अनलोडिंग, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन सब चीजों से डील करती है। जैसे हमको पता ही है, आज की डेट में ये लोडिंग, अनलोडिंग ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आज की डेट में बेटा ये लॉजिस्टिक्स कहलाता है। इस सेक्टर को आज की डेट में हम लोग लॉजिस्टिक्स कहते हैं। और आने वाला वर्ल्ड, ये भी मैं आपको बता दूं, आने वाला वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस कंट्री का लॉजिस्टिक सपोर्ट बहुत अच्छा होगा, मतलब आपने आज चीज ऑर्डर करी तो वो कितने टाइम पर आपके पास पहुंच रही है, दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक्स। तो जिन कंट्री का लॉजिस्टिक्स बहुत बेटर है ना, वहां पर आज उनकी जीडीपी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तो ये पॉइंट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ना तो केवल ट्रांसपोर्ट रूट्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। और इन ऑर्गेनाइजेशंस का काम होता है रूट्स को मेंटेन करना, लोडिंग, अनलोडिंग और डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन सब चीजों को देखना। फिर बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम आखिरकार इवॉल्व कैसे हुआ। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि प्री मॉडर्न टाइम पीरियड से ही, लाइक फ्रॉम प्री मॉडर्न टाइम, हम लोगों को ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देखने को मिलती है। सबसे पहले ह्यूमंस ये खुद ही कैरियर्स की तरह काम करते थे। और जब आपको पता लगा कि एनिमल्स कैन बी गुड कैरियर्स, तो आप ह्यूमंस हट गए और एनिमल्स को आप लोगों ने कैरियर्स की तरह यूज किया। जैसे कई भी पिलग्रिमेज साइट्स पे आप लोगों को आज भी म्यूल्स, पॉनी, हॉर्सेस, ये सब देखने को मिलते हैं, है ना। यहाँ पर कैमल्स भी हम लोगों ने यूज करे एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। मगर जब व्हील इन्वेंट हुआ, कार्ट्स इन्वेंट हुई, वैगन्स इन्वेंट हुए, तब हम लोगों ने इस व्हील, कार्ट्स, वैगन को दोबारा इन एनिमल्स के कॉम्बिनेशन के साथ यूज किया। और फिर आपके पास बन जाता है बुलक कार्ट, कैमल कार्ट, हॉर्स कार्ट, इस तरीके से। तो ट्रांसपोर्ट अभी तो यही चल रहा था, हड़प्पन टाइम से हम लोग ट्रांसपोर्ट की सिस्टम यही देखते आ रहे हैं। मगर जब 18 सेंचुरी में फ्रेंड्स स्टीम इंजन आपने इन्वेंट किया, तब कहा जाता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक क्रांति सी आ गई। पूरा की पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम गॉट सम काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन। और उस टाइम पर, मतलब अगर हम 19 सेंचुरी की बात करते हैं ना, तो 19 सेंचुरी तक रेलवे वॉज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सोचिए, रेलवे के आने के बाद हम इतना पागल हो गए थे। तो जस्ट इमेजिन जब एयर ट्रांसपोर्ट पहली बार हम लोगों ने स्टार्ट किया होगा, तो कितना एक्साइटमेंट होगा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। आज भी एयर ट्रांसपोर्ट करना या एयर ट्रेवल करना बहुत से लोगों का सपना होता है। So with the invention of internal combustion engine, road transport became important. अब यहां पर वो कह रहा है कि इंटरनल कंबशन इंजन के इन्वेंशन के बाद रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद नए नए तरीके के डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पाइपलाइंस, रोपवेज, केबलवेज, सी ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। बट सब कुछ एकदम से तो कभी नहीं होता ना। तो आइए बात करते हैं, आपका चैप्टर आपको मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर लेकर जाता है।
आज की डेट की बात करते हैं दोस्तों, तो ट्रांसपोर्टेशन के मेन मोड्स में लैंड, वाटर, एयर और पाइपलाइंस आ जाता है। वो बात अलग है कि हम पाइपलाइंस में जनरली फ्राइट मतलब गुड्स या मर्चेंडाइज केवल इसको ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं। आई कैन नॉट ट्रांसपोर्ट पीपल बाय यूजिंग पाइपलाइंस। तो मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जहां पे लोगों को साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज भी आप लोग मतलब कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसमें हमें लैंड, वाटर, एयर ही देखने को मिलता है। बट आज की डेट में एक बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही इकोनॉमिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट निकल कर आ रहा है, विच इज कॉल्ड पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो लैंड, वाटर, एयरपोर्ट, इन तीनों की तीनों या लैंड, वाटर, एयर, इन तीनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आप लोग पैसेंजर्स के साथ साथ फ्राइट भी मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट फ्राइट, मेरा मतलब यहाँ पे गुड्स एंड मर्चेंडाइज से है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कभी कभार आता है कि सर ये मर्चेंडाइज का मतलब बताइए, मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है? बेटा मर्चेंडाइज का मतलब जनरली प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स को आप लोग मर्चेंडाइज कहते हैं। मर्चेंडाइज आर दोज प्रोडक्ट्स जो कि मतलब आप जनरली बेचते हैं टू कंज्यूमर्स, जिनको स्टॉक में रखा जाता है वेयर हाउस में बिकॉज ऑफ देयर डिमांड्स। तो मर्चेंट उन प्रोडक्ट्स को बनाता है। जनरली इनको मैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कह सकता हूं। तो मर्चेंडाइज आर जनरली द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो कि हमेशा काफी डिमांड में रहते हैं। तो हर कोई मर्चेंट क्या करता है ना, उसको हमेशा स्टॉक में मेंटेन करके रखता है, उसका रॉ मटेरियल हमेशा वेयर हाउस में रखता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जनरली गुड्स को आप ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन को यूज कर सकते हैं। आई कैन नॉट मूव पैसेंजर्स यूजिंग पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद यहां पर अब मैं सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेता हूं, थोड़ा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। देखिए अगर हम ओशन फ्राइट की बात करते हैं तो ओशन फ्राइट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है मतलब इंटरनेशनल गुड्स को, या गुड्स इंटरनेशनली जो आजकल ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं उसमें हम लोग ओशन या उसमें हम सी, जिसको आप वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं, या वाटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इसको यूज करते हैं हम लोग। ओशन आज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनली गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आज के डेट में हम लोग कार्गो शिप्स का यूज करते हैं। कार्गो शिप्स का आप यूज क्यों कर रहे हैं और इससे पहले हम बिना कार्गो शिप से क्यों काम नहीं चला सकते, इसके बारे में भी आपको बता दूं बेटा। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, हमको पता है एवरी कंट्री इज कनेक्टेड विथ ईच एंड एवरी लाइक कंट्री प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। वर्ल्ड में डिस्टेंस काफी श्रिंक हो गए हैं। द वर्ल्ड हैज हैज बिकम वेरी इजी फॉर अस टू कम्युनिकेट। आज बहुत आसान है किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना। हम लोग तो चले चले जाएंगे, बट व्हाट अबाउट द गुड्स? बहुत बड़ी क्वांटिटी में गुड्स को मैं एयर ट्रांसपोर्ट से नहीं लेके जा सकता हूँ क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट के अपने कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अपने कुछ लिमिटेशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट बहुत कॉस्टली पड़ता है। इसलिए आज की डेट में जितना भी इंटरनेशनली आप लोग ट्रेड देखते हो ना, वो सब वाया सी हो रहा है। तो ओशन में जनरली हम लोग फ्लाइट ट्रांसपोर्ट देखने को हमको मिलता है, और ओशंस को यूज किया जा रहा है इंटरनेशनली गुड्स को कैरी करने के लिए। और अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए दिस इज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जब बात आती है शॉर्ट डिस्टेंस की, जब बात आती है डोर टू डोर सर्विसेज की। तो डोर टू डोर सर्विसेज और बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर आपको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से फास्ट और चीप कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। इसके बाद हम रेलवेज की बात करते हैं। देखिए रेलवेज बहुत सूटेबल हो जाता है जब बहुत ही भारी भरकम चीजों को आपको लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, बट विद इन द कंट्री। और अगर मैं ये बोलूंगा नॉट विद इन द कंट्री, बट अगर किसी ऐसी जगह से आप लोगों को वो चीजें शिफ्ट करनी है जो लैंड से कनेक्टेड है और काफी बल्की मटेरियल को आप लोगों को ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस आपको उसको मूव करना है, तो रेलवे ट्रांसपोर्ट से अच्छा और सस्ता कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बोला एयरवेज, वैसे तो टाइम बहुत कम लगता है चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बट ये जनरली सूटेड है फॉर हाई वैल्यू लाइट एंड पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मान के चलिए कि कोई सामान बना जिसकी शेल्फ लाइफ 7 डेज है, एंड दैट प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन न्यूजीलैंड। आई वांट इट इन इंडिया, और इंडिया में किसी ने ऑर्डर किया है, तो विद इन 24 आवर्स आई कैन गेट दैट प्रोडक्ट फॉर न्यूजीलैंड बाय यूजिंग एयर ट्रांसपोर्ट। तो आज मेरे पास ये सर्विस है। नहीं तो इससे पहले तो इम्पॉसिबल समझ लीजिए किसी न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट को इंडिया तक लेकर आना, मतलब पेरिशेबल गुड्स तो नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकते थे इंटरनेशनली, वो भी इतनी जल्दी। तो जो एयरवेज है या एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो काफी अच्छा है फॉर द लाइट एंड पेरिशेबल गुड्स, बट जैसे कि मैंने बोला
कि बहुत ही कॉस्टली पड़ता है इन कंपैरिजन टू द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आइए एक एक करके इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट को आप ग्राउंड ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। एंड व्हाट इज इट? इट इज अ मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल, गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन बट ओवर द लैंड। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में आप लोगों को, एनिमल्स को, गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। बट वो दोनों लोकेशंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो आप लैंड से ही कवर कर रहे हैं, वाया लैंड आप कवर कर रहे हैं। तो अगर वाया लैंड आप उस डिस्टेंस कवर करते हैं तो आप किस माध्यम से वो डिस्टेंस कवर कर सकते हैं? मेरे पास या तो दो चीजें हैं, या तो मैं रोड्स बना लूं, और अगर मैं रोड्स नहीं बना सकता हूं तो मैं बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है तो अपन एक काम कर सकते हैं कि उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम लोग एक काम और कर सकते हैं, हम रेलवे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। तो रोड ट्रांसपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, जैसे कि हमने पहले भी देखा, प्ले करता है, क्योंकि डोर टू डोर सर्विसेज और बेटा फास्ट और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर चीजों को ट्रांसपोर्ट करना हो तो रोड या इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना एफिशिएंट नहीं है। ठीक है जी। तो ये रोड ट्रांसपोर्ट ना तो केवल ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी कंट्री के लिए, रोड ट्रांसपोर्ट टूरिज्म को भी बहुत प्रमोट करता है। रोड्स दो तरह की हो सकती है। द रोड्स विच कैन सस्टेन इन ऑल वेदर, मतलब ऑल सीजन रोड, जिसको हम मेटल रोड भी कहते हैं। और दूसरी रोड्स होती है अनमेटल रोड। अनमेटल रोड जिसको हर साल गवर्नमेंट को रेनोवेट करना, या हर साल गवर्नमेंट उसको बनाती है, क्योंकि रेनी सीजन में अनमेटल रोड सस्टेन नहीं कर पाती। तो अब मैं दुनिया का टोटल मोटरेबल रोड लेंथ बता दूं आपको। अगर हमारी इस पूरे वर्ल्ड की बात करें, ऑल द 196 कंट्रीज विच आर द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, अगर मैं इन सभी कंट्रीज में कितना अवेलेबल है रोड लेंथ इसको जोड़ूं तो कहा जाता है कि 15 मिलियन किलोमीटर का टोटल हमारे दुनिया के पास रोड लेंथ है। मतलब इस पूरी दुनिया में ही मोटरेबल रोड लेंथ, मतलब जहां पर अपन कार्स लेके जा सकते हैं, जहां पर हम व्हीकल्स को चला सकते हैं, मतलब वो रोड्स जो यूज की जा सकती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल, तो वो केवल 15 मिलियन किलोमीटर की है। जिसमें अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें ना, केवल नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो 15 मिलियन किलोमीटर का तकरीबन तकरीबन 33% नॉर्थ अमेरिका के पास में है। मतलब अगर हम 15% का 33% निकाले तो आप लोगों को 15 का 33% मतलब तकरीबन 4.95 मिलियन किलोमीटर, अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर 4.95 मिलियन किलोमीटर का जो रोड लेंथ है वो केवल नॉर्थ अमेरिका में है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि नॉर्थ अमेरिका में रोड ट्रांसपोर्टेशन इन कंपैरिजन टू अदर कॉन्टिनेंट्स कितना अच्छा है और कितना अच्छा डिवेलप्ड है। ठीक है। तो 15 मिलियन किलोमीटर का टोटल रोड लेंथ है दुनिया में, जिसमें से 33% जो है वो अकेला नॉर्थ अमेरिका में है, विच इज अबाउट 4.95 मिलियन किलोमीटर। सबसे ज्यादा रोड डेंसिटी एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स, रोड डेंसिटी भी और व्हीकल्स भी, दोनों सबसे ज्यादा आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका में दिखेंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय रोड डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ रोड का मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ रोड का मतलब होता है कि एक 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, दिस इज 100 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, इस एरिया में हाउ मच, हाउ लॉन्ग द रोड इज, या हाउ मच इज द रोड, या हाउ मच रोड इन टर्म्स ऑफ लेंथ इज अवेलेबल, इन टर्म्स ऑफ लेंथ इज अवेलेबल, इसको आप लोग कहते हैं बेटा रोड डेंसिटी। तो आई कैन से व्हाट इज रोड डेंसिटी? द लेंथ ऑफ रोड पर 100 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। मतलब एक 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपके पास कितना रोड लेंथ है, हाउ मच रोड लेंथ यू आर हैविंग, या हाउ मच इज द रोड इन टर्म्स ऑफ लेंथ। मतलब सर जैसे मान के चलो ना, आप एक, जैसे आप दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली का टोटल एरिया देख लो, 32 किलोमीटर स्क्वायर में मान के चल रहा हूँ, चलिए इतना होगा नहीं वैसे। अब इस 32 किलोमीटर स्क्वायर में हर जगह तो रोड नहीं बनाया ना हमने दिल्ली में, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। हर जगह रोड बनाना इज नॉट पॉसिबल। आपके घर भी होते हैं, है ना, उसके आपके घर छोड़कर, आपके पार्क्स को छोड़कर फिर हम लोग रोड्स बनाते हैं जहां पर ये बड़े बड़े ट्रक्स और छोटी छोटी आपकी प्राइवेट कार्स मूव कर सके। तो वो मोटरेबल रोड, एक 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में आपके पास कितना मोटरेबल रोड है, इसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ रोड।
तो डेंसिटी ऑफ रोड के मामले में और नंबर ऑफ व्हीकल्स के मामले में, दोनों के मामलों में नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट दुनिया की किसी भी कॉन्टिनेंट से बहुत आगे है। यहां तक कि वेस्टर्न यूरोप से भी बहुत आगे। जैसे यूरोपियन कॉन्टिनेंट अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप बोलता है ना, आपका चैप्टर बोलता है कि रोड ट्रांसपोर्टेशन के मामले में यूरोपियन कॉन्टिनेंट भी नॉर्थ अमेरिका से पीछे है। जैसे अब मैं हाईवेज की बात कर लेता हूँ। व्हाट आर द हाईवेज? सबसे पहले हम हाईवेज की बात करते हैं। बेटा, हाईवेज आर द मेटल रोड। हाईवे तो मेटल रोड है जो कनेक्ट करता है डिस्टेंट प्लेसेस को। अगर आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है और नॉर्मली जिसका रूट आपको बहुत टाइम लेता है, तो हम क्या करते हैं, एक हाईवे बना देते हैं दोनों एक पर्टिकुलर लोकेशन के बीच में। हाईवे पूरी तरीके से मेटल रोड होती है, मतलब ऑल वेदर रोड होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक हाईवे को आप हाईवे बोलते हैं क्योंकि उस हाईवे में आपके पास डेडिकेटेड पॉइंट्स पर एंट्री और एग्जिट होता है। आपको यू नीड टू पे अ टोल टैक्स ऑल्सो। हाईवे स्टैंडर्ड रोड्स होती हैं, काफी चौड़ी रोड्स होती हैं, तो दे आर जनरली 80 मीटर वाइड एंड दे प्रोवाइड सेपरेट ट्रैफिक लेन्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, डुअल कैरिज वेज। तो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है हाईवे। यहाँ पर हर ट्रैफिक, हर तरह के ट्रैफिक के लिए सेपरेट लेन्स होती हैं। जैसे हैवी ट्रैफिक के लिए जनरली लेफ्ट लेन रिकमेंड होती है। प्राइवेट व्हीकल्स के लिए जनरली राइट लेन रिकमेंड होती है, इफ यू वांट टू ओवरटेक समवन। और अगर आप ओवरटेक नहीं करना चाहते हैं, यू जस्ट वांट टू रन एट अ कांस्टेंट स्पीड, और आपके पास एक प्राइवेट व्हीकल है, तो जनरली मिडल लेन यहाँ पर आपके पास होती है। और हाईवे में आप देखते हो रोड्स भी होती हैं और कभी कभार ब्रिजेस भी आते हैं। तो रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, है ना, और डुअल कैरिजवेज, ये सब चीजें आप लोगों को हाईवे में देखने को मिलती है। तो ये कह रहा है, अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो नॉर्थ अमेरिका में हाईवे डेंसिटी जो है, हाईवे डेंसिटी, अब आपको रोड डेंसिटी तो समझ में आ गया। रोड डेंसिटी का मतलब 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में आपके पास रोड लेंथ कितनी है। तो हाईवे डेंसिटी बिल्कुल सेम टू सेम हो गया कि 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितना हाईवे या कितना हाईवे लेंथ है आपके पास। तो हाईवे डेंसिटी के मामले में नॉर्थ अमेरिका की हाईवे डेंसिटी 0.65 किलोमीटर, 0.65 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर है। 0.65 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम इसको देखें तो एक 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया अगर हम काउंट करते हैं, या एक 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, या आप गोली मारो, ये कह रहा है कि 0.65 किलोमीटर का हाईवे आप लोगों को देखने को मिलता है इन एवरी किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के हर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपको 0.65 किलोमीटर का तो हाईवे देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका चैप्टर बोलता है कि अमेरिका में हर जगह विद इन 20 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम हाईवे। मतलब अमेरिका में जो भी जगह आप देख लो, कहीं पर भी आप रह लो, इधर भी नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्रीज आती हैं जनरली, आपके पास कनाडा है, यूएस है, मैक्सिको है। जनरली मैक्सिको हम सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं, बट नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में काउंट किया जाता है। तो बेटा, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है? इसका वो मतलब ये बोल रहा है कि आप नॉर्थ अमेरिका में कहीं भी रह लीजिए, आपके घर से मात्र 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में कोई ना कोई हाईवे जरूर मिलेगा। इंडिया में आज ये नहीं है। इंडिया की हाईवे डेंसिटी इतनी अच्छी नहीं है। 0.65 किलोमीटर का हाईवे आपको हर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आप नॉर्थ अमेरिका के किसी भी एरिया में रह लीजिए, आपके घर से हाईवे, मतलब दूर से दूर हाईवे 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में तो मिल ही जाएगा। उसके बाद अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, तो बेटा इस कॉन्टिनेंट के वेस्ट में सभी को पता है पैसिफिक ओशन है, और इस कॉन्टिनेंट के ईस्ट में अटलांटिक ओशन है। तो नॉर्थ अमेरिका की वो सिटीज जो पैसिफिक कोस्ट पर लोकेटेड है, मतलब नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पर लोकेटेड है, और वो सिटीज जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की ईस्टर्न साइड पर लोकेटेड है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट ईस्ट जो एक्सपेंशन है वो भी काफी चौड़ा है, काफी वाइड है। तो ये कहता है आपका चैप्टर की जो सिटीज हैं नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड ऑन द वेस्ट एंड द सिटीज लोकेटेड ऑन द ईस्ट, तो वेस्टर्न सिटीज और ईस्टर्न सिटीज एक दूसरे से काफी अच्छी कनेक्टेड हैं। दे आर वेल कनेक्टेड टू ईच अदर। उसी तरीके से अगर हम कनाडा, मेक्सिको, इन सब चीजों की बात करें, तो ये भी आपस में काफी अच्छा कनेक्टेड है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में जनरली 3 बड़ी कंट्रीज आ जाती हैं। एंड व्हाट आर द 3 बिग कंट्रीज? सबसे नॉर्दर्न में है कनाडा, सेंटर में है यूएसए, और सबसे साउथ में मैक्सिको। आइए बात करते हैं इस नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में, कुछ मेजर हाईवेज। कौन कौन से मेजर हाईवेज है जो कि हम लोग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास इसको ढंग से भी पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पर है ट्रांस कैनेडियन हाईवे, अलास्कन हाईवे, पैन अमेरिकन हाईवे, ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे। तो ये कुछ हाईवे है इंपॉर्टेंट जो कि आप नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं। कौन सा हाईवे कौन कौन सी सिटी को कनेक्ट करता है, इट इज ऑल्सो डिस्कस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। बहुत सारे हाईवे डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं रशिया की बात कर लेता हूँ।
बट रशिया की बात करने से पहले यू शुड बी नोइंग दिस, यू ऑल शुड बी नोइंग दिस। एक बार ना मैं आपको रशिया का थोड़ा सा मैप दिखा दूं, यू गाइस विल बी एबल टू सी द एक्सटेंट ऑफ रशिया। यस, नाउ इट विल बी विजिबल। आप मेरी स्क्रीन को देखिए एक बार, थोड़ा जूम कर लेते हैं। आपको रशिया के सेंटर में ये माउंटेन दिख रहा है क्या? इट इज जस्ट इन द सेंटर ऑफ रशिया, हालांकि बिल्कुल सेंटर में तो नहीं है। रशिया के इस माउंटेन चेन को आप लोग उराल माउंटेन्स कहते हैं, जिसको आप जनरली यूराल भी कह सकते हैं। तो दीज आर द उराल माउंटेन चेन। और इस यूराल माउंटेन के इस तरफ मॉस्को है। टूवर्ड्स द वेस्ट वी हैव वेस्टर्न रशिया, टूवर्ड्स द ईस्ट यू हैव ईस्टर्न रशिया। तो वेस्ट वाला रशिया तो यूरोप का पार्ट माना जाता है, ईस्ट वाला रशिया जो कि काफी बड़ा है, इसको आप एशिया का पार्ट मानते हैं। एंड दिस इज द रीजन वाई, यही एक वो रीजन है जिसकी वजह से आप रशिया को यूरेशिया का पार्ट मानते हैं। यूरेशिया का मतलब है कि दोनों ही कॉन्टिनेंट। तो आपने आपने कभी देखा, आप अब इस रशिया को वैसे एक मैप में देख लेते हैं, आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत दिख रहा ही होगा। इसमें थोड़ा अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा एक चीज, कि इतना बड़ा कंट्री है जिसमें वेस्ट वाला रशिया केवल इतना सा आपको दिख रहा होगा। देखो ये रहा यूराल माउंटेन बीच में है, दीज आर द यूराल माउंटेन चेन। तो ये छोटा सा पार्ट है रशिया का जो यूरोप में आता है, एंड दिस इज द बिगर पार्ट ऑफ रशिया विच इज इन एशिया। तो एशिया वाले रशिया को अगर मुझे यूरोप वाले रशिया से जोड़ना है, तो यू नीड अ गुड चेन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, है ना। बहुत लंबा रोड ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ पे डेवलप करना होगा, और मॉस्को जो है वो रशिया के वेस्ट में है। यहाँ पर एक कंट्री और आप लोग देखोगे, व्लादिवोस्टॉक एंड मॉस्को। एक बार इन दोनों कंट्रीज को हम लोग मैप में देख लेते हैं, क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि रशिया ने मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक, देखो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो व्लादिवोस्टॉक, दिस प्लेस इज इन कंप्लीट ईस्टर्न रशिया, पूरी तरीके से ईस्ट में है। और अगर हम मॉस्को की बात करते हैं तो इट इज इन वेस्टर्न रशिया। तो दे हैव कंस्ट्रक्टेड अ रोड फ्रॉम व्लादिवोस्टॉक टू मॉस्को। तो कोई भी रशियन जो है वो व्लादिवोस्टॉक से मॉस्को पहुंच सकता है, सरकम नेविगेटिंग द उराल माउंटेन्स, सॉरी क्रॉसिंग द उराल माउंटेन्स। तो उराल माउंटेन को क्रॉस करके ये रोड बनाई गई है। इस रोड के बारे में भी हम पढ़ेंगे, दिस इज ट्रांस साइबेरियन रोड। तो मैं केवल आपको दिखा रहा हूं कि रशिया का जोग्राफिकल एक्सटेंट देखिए कितना ज्यादा है ना। बैक हो जाता है कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, व्हाट यू आर स्टडिंग एक्चुअली। तो रशिया में जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सर जोग्राफिकल एरिया काफी बड़ा है रशिया का। इस कंट्री में जो हाईवेज है दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज रेलवेज। क्यों? क्योंकि जोग्राफिकल एक्सटेंट बहुत ज्यादा है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवे वो इन्होंने डेवलप किया है, और खास करके इन द वेस्ट ऑफ रशिया। वेस्ट ऑफ रशिया में क्यों? क्योंकि रशिया का वेस्टर्न वाला जो पोर्शन है ना, जो यूरोप के साथ लगता है, वो पोर्शन जो यूरोप में काउंट होता है वो ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है। तो अ वेरी डेंस हाईवे नेटवर्क, अ वेरी डेंस रेलवे नेटवर्क इज डेवलप्ड इन द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ रशिया। और रशिया का इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो यूराल माउंटेन के वेस्ट में है, जहां पे मॉस्को आपको देखने को मिलता है। रशिया का उसी तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईवे है, मॉस्को व्लादिवोस्तोक हाईवे। और हम लोगों ने अभी मैप पर देख भी लिया कि मॉस्को व्लादिवोस्तोक हाईवे ये रशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट, सॉरी वन ऑफ द लेंथीएस्ट हाईवे है। और अगर हम इसकी लेंथ एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आई एम नॉट सो श्योर अबाउट लेंथ। 11,000 किलोमीटर्स, मतलब तकरीबन 11,000 किलोमीटर की लेंथ है इस हाईवे की। इट इज अबाउट 11,000 किलोमीटर, जो आपको सेंट पीटरबर्ग से व्लादिवोस्तोक लेके जाएगा। और ये जैसे कि मैंने बोला ट्रांस साइबेरियन हाईवे इसी को बोलते हैं आप लोग। तो चाइना में भी आपको हाईवे देखने को मिलेंगे, एंड इवन ऑल द मेजर सिटीज ऑफ चाइना दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ हाईवेज इन अ क्रिस क्रॉस मैनर।
क्योंकि देखो चाइना का, अगर हम एक बार मैप अगर आप देखो ना, तो चाइना का वेस्ट वाला जो पोर्शन है वो तो मेजरली बहुत ज्यादा डेजर्ट वाला लोकेशन है। चाइना का वेस्ट में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है। चाइना की कैपिटल भी आप चाइना के ईस्ट में देखोगे, ज्यादातर बिग बिग सिटीज भी आप चाइना के ईस्ट और नॉर्थ में देखोगे, क्योंकि कंप्लीट चाइना का वेस्ट वाला जो पोर्शन है वो काफी ज्यादा डेजर्ट रीजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो हाईवे चल रहे हैं वो सिटीज को बहुत ही क्रिस क्रॉस मैनर में जोड़ते हैं। जैसे कि एक सिटी है सुंगसो, सुंगसो जो कि वियतनाम बाउंड्री के पास में है। शंघाई जो कि सेंट्रल चाइना में आपको देखने को मिलती है। गुआंगजाऊ, गुआंगजाऊ इज इन साउथ, और बीजिंग जो है ये नॉर्थ चाइना में आपको देखने को मिलेगी, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना। तो एक नया हाईवे है जो लिंक करता है यहाँ पर चेंगडू, चेंगडू को लहासा के साथ। आपको बता दूं लहासा इज द कैपिटल ऑफ तिब्बत, और तिब्बत को तो खैर चाइना ने जबरदस्ती कैप्चर कर रखा है। तो चेंगडू को ये लहासा के साथ कनेक्ट करते हैं एक हाईवे बनाकर। तो चाइना के हाईवे काफी क्रिस क्रॉस मैनर में चल रहे हैं, सिटीज को काफी क्रिस क्रॉस मैनर में इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। अब हम अफ्रीका की बात कर लेते हैं। अफ्रीकन में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी कुछ मेजर हाईवेज आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एक सिटी है ग्यूनिया में जिसका नाम है कोनार्की, और कुछ सिटीज हैं जैसे अल्जीरियर्स। तो अल्जीरियर्स इन द नॉर्थ, इट इज कनेक्टेड विद कोनार्की इन गुनिया विद द हेल्प ऑफ अ हाईवे, मेजर हाईवे। उसी तरीके से एक और हाईवे है अफ्रीका में जो ज्वाइन करता है कायरो को केप टाउन के साथ। कायरो तो आपको पता ही, इट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। तो कायरो को केप टाउन के साथ जोड़ने वाला भी एक हाईवे अफ्रीका में बना हुआ है। और उसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट हाईवेज ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वी हैव नेशनल हाईवे नंबर 7। NH7 कन्याकुमारी को वाराणसी से कनेक्ट करता है, एंड इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हाईवेज इन इंडिया। उसी तरीके से एक हाईवे जिस पर हमेशा क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? देखो एक सुपर एक्सप्रेसवे है जो कि 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जनरली कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था, और धीरे धीरे बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज इसमें जोड़ दी गई। इसमें नॉर्थ में दिल्ली था, साउथ में मुंबई था, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और आपके पास ईस्ट में कोलकाता था। तो ये कुछ मेजर सिटीज थी जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ने जोड़नी थी। तो सुपर एक्सप्रेसवे है जो कि न्यू दिल्ली को मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद इन सब सिटीज के साथ जोड़ता है, एंड ऑल दी सिटीज आर द मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं इंडिया में हाईवेज को मेंटेन करने के लिए हमारे पास अलग अलग अथॉरिटीज हैं। बट अगर मैं उन रोड्स की बात करता हूं जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री के पास में है, जैसे आपके पास एक इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल बाउंड्री आपके पास POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। उसी तरीके से हमारे पास इंडिया और अफगानिस्तान की बाउंड्री है, चाइना के साथ हमारी बाउंड्री है, नेपाल और भूटान के साथ भी हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, म्यांमार के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग। तो जितना भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग बनाते हैं ना नियर इंटरनेशनल बाउंड्रीज, वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम हमने किसी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे रखा। क्योंकि आपको पता है ना ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक रोड्स होती हैं, डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोड जो है ये बहुत ही रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज को सिटीज के साथ कनेक्ट करती है। और अगर बाय चांस इस रोड पर कुछ भी हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट तो यहाँ पर पॉलिटिक्स करती रह जाएगी। आपको वो रोड ऑन द स्पॉट इमीडिएट इफेक्ट के साथ आपको वो सही करनी है। तो उसके लिए ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, जितना भी बॉर्डर के पास आप लोगों को रोड देखने को मिलता है ना, उसके लिए आप लोगों ने जो BRO है, एक एक ऑर्गेनाइजेशन है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी BRO 1960 में। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में सारी बॉर्डर रोड्स को बनाती है। इसके बारे में आगे आप पढ़ोगे, बट फिर भी मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। 7 मई 1960 एक ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बनाते हैं BRO के नाम से, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द रोड्स अलोंग इंटरनेशनल बाउंड्री। तो ये रोड जैसे कि मैंने बोला ये जनरली डिफेंस पर्पसेस के लिए बनती है, ये लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है। और ये बहुत ही रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज को, बहुत ही रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज को ये सिटीज के साथ कनेक्ट करता है, ताकि गुड्स जो हैं वो बॉर्डर विलेजेस और मिलिट्री कैंप्स तक आसानी से पहुंचाए जा सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोड्स होती हैं बॉर्डर रोड्स। यस, तो नाउ वी हैव द रेलवेज। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली अभी तक रोड ट्रांसपोर्ट्स की। बेटा रेलवेज की बात करते हैं तो रेलवेज भी आपको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है। और हमने पहले भी पढ़ लिया, बहुत ही बल्कि गुड्स को, पैसेंजर्स, बहुत सारे पैसेंजर्स को लॉन्ग डिस्टेंस मूव करने के लिए रेलवेज से बेस्ट और चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कोई नहीं है।
तो अब अगर हम रेलवे की बात करते हैं ना, तो रेलवे की लाइंस आपको बनानी पड़ती है। इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। और रेलवे की जो पटरियां आप बिछाते हैं ना, उन पटरियों के बीच में डिस्टेंस कितना रखा है, इसको आप जनरली गेज कहते हैं। तो रेलवे के गेजेस भी आपको तीन तरह के देखने को मिलते हैं। एक ब्रॉड गेज होता है, एक मीटर गेज होता है, एक स्टैंडर्ड गेज होता है। तो अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1.5 मीटर से ऊपर है, मतलब रेलवे की दोनों पटरियों के बीच में अगर डिस्टेंस 1.5 मीटर से ऊपर है, तो आप इसको टर्म करते हैं ब्रॉड गेज। 1.5 मीटर से कम है, मतलब कितना, 1.44 मीटर के पास में है, तो आप इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड गेज। और अगर 1 मीटर के पास है तो इसको मीटर गेज कहते हैं, और 1 मीटर से भी कम है तो वो जनरली स्मॉलर गेजेस हो जाता है। तो जनरली स्टैंडर्ड गेजेस और ब्रॉड गेजेस ही आपकी कंट्री में ज्यादा होने चाहिए, ये रिकमेंडेड होता है बेटा। दिस इज व्हाट विच इज रिकमेंडेड। ठीक है। तो यूके में बात करते हैं हम लोग, यूनाइटेड किंगडम में जनरली स्टैंडर्ड गेजेस को यूज किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं दुनिया में पहला रेलवे लाइन कब ओपन हुआ था। तो फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन वाज ओपन इन 1825। तो पहली बार एक पब्लिक के लिए जो रेलवे लाइन चलाया गया था वो 1825 में डार्लिंगटन से लेकर स्टॉकटॉन के बीच में चलाया गया, एंड इट वाज इन ऑफ कोर्स इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड को ही फादर ऑफ रेलवेज कहा जाता है। और इंडिया में भी रेलवेज जो है वो बिकॉज ऑफ दिस कंट्री आता है। तो स्टॉकटॉन से लेकर डार्लिंगटन के बीच में 1825 में पहला पब्लिक रेलवे लाइन जो है वो नॉर्दर्न इंग्लैंड में स्टार्ट हो जाता है। यूएसए में भी जो रेलवे का डेवलपमेंट है वो शुरू होता है। और रेलवे की डेवलपमेंट की वजह से यूएसए में जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है उसको काफी मदद मिलती है, माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग को काफी मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि रेलवे क्या काम करती है ना, जो कॉन्टिनेंट, आपके कॉन्टिनेंट के जो इंटीरियर में छुपा हुआ वेल्थ है ना, उसको बाहर निकाल कर ये पोर्ट्स तक लेकर जा सकती है। एक बार वो सामान पोर्ट्स तक पहुंच गया, देन इट कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड टू लाइक द अक्रॉस, लाइक टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपकी कंट्री के इंटीरियर से वो बल्की चीजों को किस तरीके से उठा के हम पोर्ट्स तक लेकर आए। तो अगर आपको ये लग रहा है ना कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की बहुत हेल्प कर दी रेलवे बनाकर, नहीं। ये लोग तो रेलवे इसलिए हम लोगों को देकर गए ताकि हमारी कंट्री की इंटीरियर वेल्थ को ये और अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड की बात करते हैं, सम ऑफ द मेजर नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। जैसे इसमें अगर हम बात करते हैं तो यूरोप और रशिया की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। क्योंकि रशिया एक बहुत, लाइक दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, जिसका 40% एरिया हम लोगों ने देखा यूरोप में, नॉट 40 तो 30% एरिया यूरोप में। इंडस्ट्रियलाइज्ड रशिया भी वो वेस्टर्न यूरोप ही है, सॉरी वेस्टर्न रशिया ही है। और बहुत बड़ा पार्ट रशिया का ईस्टर्न पार्ट है, जो कि यूराल माउंटेन की ईस्ट में है, विच इज कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ एशिया। तो यूरोप के पास दुनिया का सबसे डेंस रेलवे नेटवर्क है। अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वो नॉर्थ अमेरिका में बहुत डेंस है। बट अगर हम रेल ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड इज इन यूरोप। कितना लेंथ है? अगर हम यूरोप में अवेलेबल रेल नेटवर्क की लेंथ निकालने की कोशिश करें तो 4,40,000 किलोमीटर की तो इन लोगों ने ट्रैक्स बिछा रखे हैं, रेलवे ट्रैक्स। उसी की लेंथ को काउंट करके आप जनरली रेल नेटवर्क की लेंथ निकाल सकते हैं। और इसमें से ज्यादातर रेलवे ट्रैक्स डबल और मल्टीपल ट्रैक्ड है। व्हाट इज अ डबल ट्रैक्ड और मल्टीपल ट्रैक्ड रेलवे लाइंस? तो बेटा ये एक ट्रैक माना जाता है, दिस इज वन ट्रैक। इसी के साथ में अगर आपने दूसरी लाइन बना दी तो दिस इज सेकंड ट्रैक, और इस तरीके के ट्रैक्स को डबल ट्रैक कहा जाता है। डबल ट्रैक की एक बहुत अच्छी खास बात क्या है कि एक ट्रेन आ सकती है, दूसरी जा सकती है, लाइक साइमल्टेनियसली। तो आपको एक के आने का वेट नहीं करना पड़ेगा, लाइक इन इन ऑर्डर टू सेंड द सेकंड। क्योंकि बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स अफ्रीका में मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सिंगल ट्रैक्ड है, लाइक बस एक ही ट्रैक, आपने एक ही वहां पे पटरी बना रखी है, तो ऑन लाइक ऑन अ स्ट्रेच एट अ टाइम केवल एक रेलवे ही या तो आ सकती है, नहीं तो जा सकती है। समझ रहे हो ना आप लोग? तो सिंगल ट्रैक बहुत मुसीबत का काम होता है। इसलिए यूरोप में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया में सबसे डेंस रेल नेटवर्क यहाँ पर अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ज्यादातर जो ट्रैक्स यहाँ पर है वो डबल, नहीं तो मल्टीपल ट्रैक आपको देखने को मिलेंगे। कई कई जगह पर तो चार चार ट्रैक्स इन लोगों ने बना रखे हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल ट्रैक। अब हम बात करते हैं यूरोप की कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा आपको रेल नेटवर्क देखने को मिलेगा। बेल्जियम। बेल्जियम इज हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क। कितना? बेल्जियम के 6.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में अगर आप देखेंगे
तो 1 किलोमीटर का तो रेलवे लाइन आपको देखने को मिलेगा ही। तो बेल्जियम इज हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेल नेटवर्क। 1 किलोमीटर का रेल नेटवर्क इनका 6.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में देखने को मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट रेल हेड्स अगर हम बात करते हैं पूरी यूरोप की, तो लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन, वार्सो। और कुछ अंडरग्राउंड रेलवे और चल रही है यहाँ पर। जैसे लंदन को पेरिस से यहाँ पर जो रेलवे है वो कनेक्ट करती है, अंडरग्राउंड रेलवे लाइन चल रही है लंदन टू पेरिस। लंदन आपको पता ही है, इट इज इन यूके, पेरिस इज इन फ्रांस। तो फ्रांस और यूके वो आपस में कनेक्टेड नहीं है थ्रू अपना वाया लैंड। तो एक लंदन से पेरिस अंडरग्राउंड रेलवे लाइन यहाँ पर मतलब इन लोगों ने बना रखी है, एक टनल बना रखी है। और उस टनल को ऑपरेट करता है यूरो टनल ग्रुप। तो यूरो टनल ग्रुप जो है इंग्लैंड का, वो ऑपरेट करता है ये चैनल टनल को। और ये चैनल टनल जो है ये कनेक्ट करती है लंदन को पेरिस के साथ। तो यार अच्छा खासा यहाँ पर आप लोगों को रेल नेटवर्क देखने को मिलेगा। अब मैं रशिया की बात कर लेता हूँ। रशिया में भी रेलवेज जो है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट रशिया का बहुत बड़ा है, तो इसलिए रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे ट्रांसपोर्ट से कई ज्यादा अच्छा और एफिशिएंट वहां पे लोगों को रेलवे ट्रांसपोर्ट लगता है। तो रशिया में भी रेलवे जो है दे अलोन अकाउंट फॉर अबाउट 90% ऑफ द कंट्रीज टोटल ट्रांसपोर्ट। मतलब अगर हम कंट्री के रशियन अगर इस लैंड, इस पीस ऑफ लैंड की 90% अगर हम ट्रांसपोर्ट को देखें, तो 90% ट्रांसपोर्ट जो है, मतलब 100% में से 90% ऑफ द टोटल ट्रांसपोर्ट यहाँ पे रेल ट्रांसपोर्ट ही है। रेल ट्रांसपोर्ट का बहुत डेंस नेटवर्क रशिया ने बना रखा है टू द वेस्ट ऑफ यूराल्स। हम लोगों ने ये पढ़ा भी था पिछले वाले अभी स्लाइड में, मैंने आपको दिखाया था कि ये यूराल माउंटेन के वेस्ट में हाईवे नेटवर्क तो डेंस है ही है, इसके साथ साथ रेल नेटवर्क भी बहुत डेंस है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज्ड रशिया जनरली यूराल माउंटेन के वेस्ट में ही। क्योंकि मॉस्को जो कैपिटल है पूरी कंट्री की, वो भी वेस्टर्न रशिया में आपको देखने को मिलती है। तो मॉस्को इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेल हेड। अंडरग्राउंड रेलवे और कम्यूटर ट्रेन भी आप लोगों को मॉस्को में यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद बेटा हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका के पास भी कुछ रेलवे का लेंथ कम नहीं है। मतलब वो बात अलग है कि उसमें रोड ट्रांसपोर्ट में तो खैर ये कॉन्टिनेंट सबसे आगे है ही, बट इन टर्म्स ऑफ रेल नेटवर्क भी ये कॉन्टिनेंट किसी से पीछे नहीं है। नॉर्थ अमेरिका जो है वो टोटल दुनिया के वर्ल्ड रेल नेटवर्क का 40% जो है वो आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा। कुछ बहुत ही हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड और अर्बनाइज्ड रीजन्स हैं, सेंट्रल यूएसए और ईस्टर्न यूएसए के और कनाडा के, जहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा डेंस रेल नेटवर्क नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। तो नॉर्थ अमेरिका में ज्यादातर डेंस रेल नेटवर्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ईस्टर्न यूएसए, सेंट्रल यूएसए एंड सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ कनाडा, एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ यूएसए एंड कनाडा। तो यूएसए और कनाडा के बीच का एरिया जो है, मतलब वो पार्ट्स जो यूएसए के कनाडा के साथ जुड़े हैं और वो पार्ट्स कनाडा के जो यूएसए के साथ कनेक्टेड है, वहां पर आपको काफी डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवे देखने को मिलेगा। तो बेटा साउथ अमेरिका की बात करते हैं। ये तो खैर हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका की बात कर ली। साउथ अमेरिका की बात करते हैं। तो साउथ अमेरिका इन कंपैरिजन टू नॉर्थ अमेरिका बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, बट फिर भी ट्रांसपोर्टेशन के मामले में कम भी नहीं है। तो साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना और ब्राजील, यहां पर आपको देखने को मिलता है काफी अच्छा खासा रेल नेटवर्क। मतलब पूरे साउथ अमेरिका का अगर मान के चलो कि 100%, 100 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है साउथ अमेरिका में, तो उसमें से 40 किलोमीटर का रेल नेटवर्क केवल अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच में चल रहा है। और अर्जेंटीना का कौन सा रीजन? पंपास। पंपास ऑफ अर्जेंटीना और ब्राजील के कॉफी ग्रोइंग रीजन जो हैं वो आपस में कनेक्टेड है काफी अच्छा खासा। और इन्हीं के बीच में मतलब इन दोनों कंट्रीज के बीच में काफी अच्छा खासा रेल जो नेटवर्क है वो स्टेब्लिश हो रखा है। कितना अच्छा खासा? तो पूरे कॉन्टिनेंट का 40% रेल नेटवर्क अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच में आपको देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट दो पार्ट्स इन इन दोनों कंट्रीज के जो आपस में कनेक्टेड है, वो पंपाज है अर्जेंटीना का, और जितने भी वो रीजन्स ब्राजील के जो कॉफी ग्रो करते हैं, तो कॉफी ग्रोइंग रीजन्स ऑफ ब्राजील आर बेटर कनेक्टेड विद पंपाज ऑफ अर्जेंटीना। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। अर्जेंटीना और ब्राजील को भी छोड़ दिया जाए तो चिली, चिली इज वन ऑफ द लाइक साउथ अमेरिकन कंट्री जो साउथ अमेरिका के बिल्कुल आप लोगों को वेस्ट में देखने को मिलेगी। साउथ अमेरिका कुछ इस शेप का, मैं आपको शेप भी साउथ में देखिए बेटा, ये आपको साउथ अमेरिका देखने को मिल रहा होगा।
अगर इस साउथ अमेरिका को आप ढंग से देखें तो ये तो ब्राजील दिख रहा है, दिस इज अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना और ब्राजील आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, देख रहे हो आप, अर्जेंटीना और ब्राजील आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। अर्जेंटीना के साथ ये कंट्री आपको चिली दिख रही होगी, दिस इज चिली। और साउथ अमेरिका के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, मतलब अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूं तो ये कोलंबिया आपको दिख रहा है, कोलंबिया से लेकर चिली तक कंटिन्यूअसली इतना बड़ा आप लोगों को यहाँ पर एक माउंटेन देखने को मिलेगा जिसको आप एंडीज माउंटेन चेन कहते हैं। तो यहाँ पर एक माउंटेन चेन भी मैं आपको पहले ही दिखा दूं, देखो ये कोलंबिया से लेकर ऑलमोस्ट फ्रॉम कोलंबिया वेनेजुएला से लेकर आप लोगों को नीचे चिली तक एक कंटिन्यूअस माउंटेन चेन भी देखने को मिलेगी जो कि एंडीज है। तो वो सारी कंट्रीज जो एंडीज माउंटेन चेन के वेस्ट में है और वो सारी सिटीज जो एंडीज माउंटेन चेन के ईस्ट में है, सोचो उसको कैसे कनेक्ट किया होगा इन लोगों ने। तो चैलेंजिंग टास्क तो यहां पर भी है। तो अब मैं स्लाइड के ऊपर वापिस आ रहा हूं। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या पॉइंट रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। जी, तो यहां पर आपका वो चैप्टर क्या बोल रहा है, योर चैप्टर इज सेइंग कि साउथ अमेरिका में दो रीजन्स हैं, पंपास अर्जेंटीना के और ब्राजील के कॉफी ग्रोइंग रीजन्स, तो आपस में काफी अच्छे से कनेक्टेड है। पूरे की पूरे कॉन्टिनेंट का 40% जो रेलवे नेटवर्क है वो इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में देखने को मिलता है। इसके अलावा चिली के पास भी कुछ अच्छा खासा रूट लेंथ है, मतलब ऐसा नहीं है कि चिली के पास नहीं। क्यों? क्योंकि चिली के पास कुछ कोस्टल स्टेट्स भी हैं और इस कंट्री के बिल्कुल सेंटर से एंडीज माउंटेन चेन निकल रही है। तो एंडीज माउंटेन चेन के वेस्ट में जो पार्ट्स हैं, जो 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 चिली के कोस्टल पार्ट्स हैं, उसको किस तरीके से चिली के ईस्टर्न पार्ट्स के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, उसके लिए भी चिली ने यहां पर रेलवे ट्रांसपोर्ट को यूज किया। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये कंट्री है चिली, मान के चलते हैं। यहां पर पैसिफिक ओशन, तो ये तो सारे पार्ट्स हो गए कोस्टल स्टेट्स ऑफ चिली। बीच में माउंटेन चेन चल रही है एंडीज, और यहां पर इनकी माइनिंग एरियाज है जो कि इनके ईस्ट में है। तो अपने माइनिंग एरियाज को कोस्टल सेंटर्स के साथ जोड़ने के लिए चिली ने अच्छा खासा एक जो रेल रूट है वो डेवलप किया हुआ है। वैसे ही साउथ अमेरिका में कुछ और कंट्रीज भी आपको देखने को मिलेंगी, पेरू, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। इन सब कंट्रीज की हालत ये है कि यहां पर ज्यादातर जो रेलवे लाइन है वो शॉर्ट और सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बनाई गई है। और जनरली सिंगल ट्रैक है, डबल ट्रैक भी नहीं है, सिंगल ट्रैक रेलवे लाइंस है जो पोर्ट्स से इंटीरियर तक आपको लेकर जा रही है, वो भी सिंगल ट्रैक, मतलब एट अ टाइम केवल एक रेलवे टूवर्ड्स वन डायरेक्शन कैन बी स्टार्टेड, मतलब एट अ टाइम आप एक रेलवे को एक डायरेक्शन में ही शुरू कर सकते हैं, या तो पोर्ट से इंटीरियर की तरफ, नहीं तो इंटीरियर से पोर्ट्स की तरफ। तो बड़ा ही टाइम टेकिंग है। तो अगर देखें तो पेरू बोलीविया की बात मैं कर रहा हूँ, पेरू, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, ये सारी कंट्रीज अगर आप देखें तो वो साउथ अमेरिका के मैप में आपको वेस्ट में देखने को मिलेगी, जहां पे वो एंडीज माउंटेन चेन आपको देखने को मिल रही है। चलिए, अगर किसी कॉन्टिनेंट की आप बात करते हैं, अगर किसी कॉन्टिनेंट के मान लीजिए दो हिस्से हैं और उन दोनों हिस्सों को कोई रेलवे जोड़ रही है आपस में, क्योंकि पूरे कॉन्टिनेंट के बीच में से कई सारी कंट्रीज को वो सरपास करते हुए निकलेगी बेटा, तो ऐसे रेलवे नेटवर्क को ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे नेटवर्क कहते हैं। और अगर आपने रेल नहीं बना रखी है, आपने रोड बना रखी है, तो वो फिर ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे हो जाता है। तो अगर हम पूरे साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो पूरे साउथ अमेरिका में केवल एक ही ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रूट देखने को मिलता है, जो कि अर्जेंटीना की सिटी है ब्यूनस आयर्स और चिली की सिटी है आ, वेल पराइसो, वल वल हाँ पराइसो। तो वल पराइसो ऑफ चिली एंड ब्यूनस आयर्स ऑफ अर्जेंटीना, इसको आपस में जोड़ती है। अर्जेंटीना हम लोगों ने देख लिया था एंडीज माउंटेन के ईस्ट में है, चिली जो है वो एंडीज माउंटेन के ऊपर है। तो वल पराइसो जो सिटी है चिली की, वो तो खैर एंडीज माउंटेन के वेस्ट में देखने को मिलेगी, और ब्यूनस आयर्स है एंडीज माउंटेन के ईस्ट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन दोनों के बीच में जो भी आप लोग रेलवे नेटवर्क चलाओगे ना, वो एंडीज माउंटेन को क्रॉस करके चलाना पड़ेगा। और बेटा एंडीज माउंटेन चेन कंटिन्यूअस चेन है, बट कुदरत ने कुछ काम कर रखे हैं। कुदरत किसी भी माउंटेन को क्रॉस करने के लिए आपको एक नेचुरल रास्ता देती है, एक नेचुरल पास देती है, रास्ता देती है। और ये नेचुरल वे जिससे आप किसी माउंटेन को क्रॉस कर सकते हैं, इसको पास कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड पास। ठीक है, तो इसको पास कहा जाता है।
तो ब्यूनस आयर्स और वेलपराइसो के बीच में जो वो रेलवे चल रहा है, एंडीज माउंटेन को क्रॉस करता हुआ, वो किसी पास से निकल रहा है। और उस पास को यहाँ पर ये उस पलाता पास कहते हैं। उस पलाता पास जो कि 3900 मीटर्स की हाइट पर लोकेटेड है, 3900 मीटर। इसके बाद बेटा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो नेटवर्क है वो अबाउट 40,000 किलोमीटर है। बट ऑस्ट्रेलिया के साथ भी प्रॉब्लम है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की थोड़ा बहुत शेप देख लें तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया का जनरली वेस्टर्न पोर्शन और सदर्न, इसी पोर्शन पर आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन ऑस्ट्रेलिया का तो पूरा डेजर्ट है। विक्टोरिया, गिब्सन जैसे बड़े बड़े डेजर्ट्स आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में रेलवे नेटवर्क 40,000 किलोमीटर का देखने को मिलेगा, जिसमें से 25% रेलवे नेटवर्क ऑस्ट्रेलिया के केवल एक स्टेट में है, विच इज न्यू साउथ वेल्स। अब ऑस्ट्रेलिया में भी एक, आप कह सकते हो, वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन रेलवे नेटवर्क है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो एक कंट्री है, कंट्री के साथ कॉन्टिनेंट भी है। तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट को ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट से जोड़ने के लिए साउथ में एक रेलवे नेटवर्क इन लोगों ने चलाया है। और ये पर्थ से सिडनी आपको कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट्स यू फ्रॉम पर्थ टू सिडनी, एंड दिस इज कॉल्ड वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे लाइन। द वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे लाइन ऑस्ट्रेलिया की दो सिटीज को आपस में कनेक्ट करती है, सिडनी को पर्थ के साथ। चलिए, इसी के पास में अगर आप ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा ईस्ट में जाएंगे तो एक आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, दैट इज न्यूजीलैंड। आइलैंड कंट्री है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भी आपको रेलवेज देखने को मिलेंगी, बट बेसिकली न्यूजीलैंड के नॉर्दर्न आइलैंड में ही देखने को मिलती है। तो न्यूजीलैंड में जितनी भी रेलवेज आपको देखने को मिलती है, बेसिकली इट इज फाउंड इन द नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। उसके बाद ये जो नॉर्दर्न आइलैंड में इन्होंने ज्यादातर रेलवेज बना रखी है, वो न्यूजीलैंड के फार्मिंग एरियाज को ही जनरली सर्व कर रही है। अब मैं एशिया की बात करता हूं, तो एशिया में कुछ थिकली पॉपुलेटेड एरियाज आ जाते हैं, जापान के, चाइना के, इंडिया के। हमारे पास भी डेंसिटी ऑफ रेलवे कुछ कम तो है नहीं इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। इन तीनों कंट्रीज में भी रेल नेटवर्क काफी डेंस है। और एशिया के, खास करके वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया बहुत बड़ा डेजर्ट रीजन में आता है। वेस्ट एशिया में आपके पास आ गया सऊदी अरब। जनरली जो मिडल ईस्ट एशिया में आते हैं सारे देश, वो यहाँ पर वेस्ट एशिया वो बोल रहा है। तो वेस्टर्न एशिया, क्योंकि बहुत ज्यादा डेजर्ट रीजन है, इसमें दुबई आ जाता है, सऊदी अरब का डेजर्ट आ गया। तो इस डेजर्ट की वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन भी काफी स्पार्सली लोकेटेड है। मतलब बहुत डेंसली पॉपुलेटेड रीजन नहीं है वेस्ट एशिया, और बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, इसलिए वहां पर रेल फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी डिवेलप्ड नहीं है। वैसे इन ऑल द एरियाज ऑफ एशिया आपके पास रेलवे का अच्छा खासा डेंस नेटवर्क है। वो ये बोल रहा है कि वेस्ट एशिया क्योंकि बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन यहाँ पे देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ डेजर्ट, इसलिए रेलवे नेटवर्क भी डेवलप करके क्या करो, जब कोई रहता ही नहीं है तो क्यों फालतू में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। अब मैं अफ्रीका की बात कर लेता हूं। वैसे तो अफ्रीका मतलब एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, मगर इसके पास अगर हम रेलवे नेटवर्क की बात करें तो बहुत अच्छा रेलवे नेटवर्क नहीं है। मतलब अफ्रीका से कई अच्छा रेलवे नेटवर्क तो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएगा। 40,000 किलोमीटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इज एक्चुअली गुड इन कंपैरिजन टू अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की साइज को आप देखिए, तो अफ्रीका के पास टोटल जो वर्ल्ड का, मतलब जो टोटल इनके पास रेलवे नेटवर्क है वो 40,000 किलोमीटर का ही। और 40,000 किलोमीटर के नेटवर्क में 18,000 किलोमीटर का नेटवर्क तो अलोन आपके पास अफ्रीका में हो जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा, मैं आपको ये बोलूंगा, आयरनी है ये, कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। क्योंकि अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं तो 54 कंट्रीज आती हैं इस कॉन्टिनेंट में। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 54 कंट्रीज आती है बेटा। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ में पड़ता है बिल्कुल साउथ अफ्रीका। ये कह रहा है पूरे कॉन्टिनेंट में 40,000 किलोमीटर का रेलवे लाइन है, जिसमें से अगर हम 18,000 की बात करें, लाइक 18,000 वुड बी अबाउट 45%। मुझे लगता है 18,000 शायद 40,000 का 45% हो गया। मतलब टोटल रेलवे नेटवर्क का 45% जो रूट है वो बस एक कंट्री में आता है, दैट इज साउथ अफ्रीका। अब आप बोलेंगे सर साउथ अफ्रीका में क्यों? क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में ज्यादातर गोल्ड, डायमंड, कॉपर, इन सब की माइनिंग एरियाज आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है। बहुत अच्छी अच्छी माइंस आपको, गोल्ड माइंस, डायमंड माइंस आपको इस कंट्री में देखने को मिलती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रेल रूट्स की बात कर लेते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। तो एक यहां पर लिखा हुआ है बेंगोला, बेंगोला रेलवे,
जो कि जनरली एंगोला को कटंग जाम्बिया कॉपर बेल्ट से कनेक्ट करती है। तो एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बेंगुला रेलवे चलती है जो कि एंगोला को कनेक्ट करती है कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट के साथ। फिर एक है तंजानिया, तंजानिया रेलवे, जो कनेक्ट करती है अगेन जाम्बियन कॉपर बेल्ट को दार एस सलाम से। दार एस सलाम कोस्टल एरिया में है, अफ्रीका के कोस्टल एरिया में, तो जाम्बियन कॉपर बेल्ट को दार एस सलाम से कनेक्ट करती है तांजीनियन या तांजेनिया रेलवे। उसी तरीके से एक रेलवे यहां पर और है जो बोट्सवाना और जिम्बाब्वे के थ्रू क्रॉस करती है, या बोट्सवाना जिम्बाब्वे के ऊपर से निकलती है। और ये कुछ लैंड लॉक स्टेट्स को कनेक्ट करती है साउथ अफ्रीकन नेटवर्क के साथ। मतलब अगर आप बोट्सवाना और जिम्बाब्वे एक बार देख ही लेते हैं ना यार, ये किस तरीके से लैंड लॉक्ड है दोनों, तो ये भी थोड़ा ना आपको क्लियर हो जाएगा। यस। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं बेटा, तो ये आपको साउथ अफ्रीका देखने को मिल रहा होगा, दिस इज योर साउथ अफ्रीका। और ये है आपके पास जिम्बाब्वे एंड दिस इज योर बोट्सवाना। देख रहे हैं? दोनों लैंडलॉक्ड है। तो कुछ यहाँ पे रेलवे लाइंस हैं जो कि इन दोनों लैंडलॉक्ड कंट्री के एरियाज को साउथ अफ्रीका के नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देती। तो ये दोनों कंट्री साउथ अफ्रीका की मदद से ट्रेड वगैरह कर लेती। मतलब ठीक है, एटलीस्ट आपने कुछ तो अच्छा किया हुआ है इन लोगों का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहाँ पर देखनी है। बैक टू द स्लाइड्स। जो कि बोट्सवाना और जिम्बाब्वे को कनेक्ट कर रही है कुछ लाइक एरियाज ऑफ साउथ अफ्रीका। इसके बाद यहाँ पे एक ब्लू ट्रेन चलती है, ब्लू ट्रेन, जो कनेक्ट कर रही है केप टाउन को प्रिटोरिया से, केप टाउन को प्रिटोरिया से इन साउथ अफ्रीका ओनली। तो केप टाउन प्रिटोरिया दोनों बहुत दूर नहीं है आपस में। प्रिटोरिया तो क्या साउथ अफ्रीका में है ही, और केप टाउन भी आप देखोगे साउथ अफ्रीका से बहुत दूर नहीं है। फिर मैं बात करता हूं बेटा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज की। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज तो आपको पता ही है, इसका मेन पर्पस होता है कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से उठाकर आपको दूसरे पार्ट तक लेके जाना। तो लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेवल है उसको फैसिलिटेट करने के लिए इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ कॉन्टिनेंट आप ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज बनाते हैं। तो अगर पूछा जाए ना कि मेन पर्पस क्या है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज का, तो सर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस के लिए आप इसको बनाते हैं, ताकि कॉन्टिनेंट के अलग अलग डायरेक्शंस में आप लॉन्ग जर्नी कर सकें। इसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल क्यों बोला जाता है? क्योंकि सर ये पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर से निकलती है। तो जनरली कॉन्टिनेंट के दो एंड को आपस में जोड़ती है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आ गया आपके पास ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये वही रेलवे है जो व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटरबर्ग तक जा रही है। बहुत मेजर रेल रूट है रशिया का। तो रशिया के ईस्टर्न रशिया को ये वेस्टर्न रशिया से कनेक्ट करती है। हमने रशिया को देखा भी था। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जो कि इस, मतलब कुछ स्टॉप्स कह सकता हूं मैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉप्स जो कि इस रेल रूट पर आते हैं। तो मॉस्को, उफा, ठीक है, कुछ ऐसे जैसे चीता, इस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये सेंटर्स है, जैसे कि अ, अ, खा बोरोवस्क, खा बोरोवस्क, ऐसे एरिया जो है रशिया की, ये भी इसमें कनेक्टेड है। इसके बाद अगर हम एशिया की बात करते हैं तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे पूरे की पूरे एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, सबसे लॉन्गेस्ट भी है। 11,000 किलोमीटर का तो वो ट्रांस साइबेरियन हाईवे था। ट्रांस साइबेरियन रेलवे की बात करते हैं तो अबाउट 9,332 किलोमीटर की लेंथ है इस हाईवे की। डबल ट्रैक्ड हाईवे है, मतलब सिंगल ट्रैक भी नहीं है भाई, डबल ट्रैक्ड है। देखो, और पूरा की पूरा इलेक्ट्रिफाइड है। मतलब ये सोच के मत चलना कि यहाँ पर रेलवेज जो है ये कन्वेंशनल फ्यूल पर चलती होंगी। पूरा की पूरा जो लेंथ है हाईवे की वो पूरी इलेक्ट्रिफाइड लेंथ है। और इसके बाद इट मेड पॉसिबल टू लिंक एशियन रशियन रीजन विद द यूरोपियन रशियन रीजन। तो एशियन रशिया को ये यूरोपियन रशिया से जोड़ती है। और ऑफ कोर्स एक बार यूरोप जो है वो रेस्ट ऑफ यूरोप के साथ, एक बार रशिया जो है वो रेस्ट ऑफ यूरोप के साथ कनेक्ट हो गया। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे एक ट्रांसपोर्टेशन का भी, मतलब लोगों के साथ साथ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का भी एक अच्छा मीन्स हो सकती है। अगर हम बात करते हैं, हमने देखा भी था रशिया के सेंटर से यूराल माउंटेन्स निकल रहे थे। तो ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है ये भी यूराल माउंटेन को क्रॉस करती हुई निकलती है। इट रन अक्रॉस द यूराल माउंटेन्स। इसके साथ साथ यूराल माउंटेन के साथ कुछ रिवर्स भी आती है, जैसे येनिसी रिवर, ओब रिवर। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स मैंने ऊपर बताए थे ना, जैसे चीता बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है जो इस रेलवे नेटवर्क पर पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रो सेंटर है। फिर उसके बाद आता है इरकुट्स्क। इरकुट्स्क
भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फर सेंटर है रशिया का, इरकुट्स्क और चीता। तो ये जो रेलवे नेटवर्क है, इसको चीता भी कह सकते हैं आप लोग। ये जो रेलवे नेटवर्क है ये एक्चुअली में लिंक्स जो है ये कनेक्ट करता है कुछ सिटीज है, जैसे यूक्रेन की सिटी है ओडेसा, बाकू बाकू सिटी है अजरबैजान की। तो ये कैस्पियन सी में अगर आप देखते हैं तो कैस्पियन सी के साथ ये कंट्री थोड़ा बहुत लिंक करती है। तो एक सिटी उज्बेकिस्तान की भी है, ताशकंद। अपना उलान बतर सिटी है मंगोलिया की, शैनयांग है, मुगदेन और बीजिंग ऑफ चाइना। तो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे यूं तो वैसे तो रशिया के लिए बनाई गई है, बट कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स को भी अच्छी कनेक्टिविटी दे देती है ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे। मतलब अगर आपको वाया मतलब वाया अगर आपको रेल रूट यूरोप में जाना है, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे कैन बी अ बेस्ट ऑप्शन। वैसे वाया एयर तो आप जा ही सकते हैं, मैं आपको वैसे एक चीज बता रहा हूँ कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे 9332 किलोमीटर लंबा ट्रैक, मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके बाद ट्रांस कैनेडियन रेलवे की बात करते हैं। ट्रांस कैनेडियन रेलवे भी कम लेंथ की नहीं है, 7050 किलोमीटर की लॉन्ग रेल लेंथ है ये कनाडा में, जो कि कनाडा के ईस्टर्न को वेस्टर्न पार्ट से जोड़ती है। और कनाडा के ईस्ट में एरिया है हैलिफैक्स, और वेस्ट में है वैंकूवर। तो कनाडा के वैंकूवर को हेलिफैक्स के साथ जोड़ती है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशंस जो इस ट्रांस कैनेडियन रेलवे में आते हैं, जैसे कि मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल ओटावा, विनीपेग, कैलगरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशंस हैं जो कि ट्रांस कैनेडियन रेलवे पर आते हैं। ट्रांस कैनेडियन रेलवे को ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली बनाया था 1886 में, ताकि ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि कनाडा के वेस्ट में है, इसको रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के साथ अच्छा कनेक्टिविटी मिल सके। तो ये ट्रांस कैनेडियन रेलवे ब्रिटिशर्स की देन है। ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स कनाडा को भी रूल करते थे, और कनाडा भी कॉमनवेल्थ कंट्री में एक कंट्री है। तो जो पहले कभी ब्रिटिश एम्पायर की कंट्रीज होती थी ना, वो आज के डेट में कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं। तो ये है आपके पास ट्रांस कैनेडियन रेलवे। ट्रांस कैनेडियन रेलवे का लास्ट पॉइंट भी एक बार देख लेते हैं। तो एक लूप लाइन आप लोगों ने इस ट्रांस कैनेडियन रेलवे के लिए बनाई है। जैसे मान के चलो कि ये हेलीफैक्स है, दिस इज हेलीफैक्स, एंड दिस इज योर वैंकूवर। तो एक लूप लाइन आप लोगों ने बीच में से निकाली, दिस इज कॉल्ड लूप लाइन। तो ये लूप लाइन जो है ये विनीपेग से निकल रही है, एंड इट इज गोइंग टू थंडर बे। थंडर बे ये लेक सुपीरियर वाला रीजन है। कनाडा और यूएसए के बीच में आपके पास कुछ ग्रेट लेक्स का रीजन दिखता है, इसमें एक लेक है लेक सुपीरियर। तो विनीपेग और थंडर बे, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि विनीपेग को थंडर बे के साथ एक एक लूप लाइन इन्होंने निकाली। थंडर बे एक्चुअली कनाडा का वो लेक्स वाला रीजन है, दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, लेक सुपीरियर। ये कनाडा की, जो कनाडा और यूएसए के बीच में आपको पड़ती है, बॉर्डर पर आपको देखने को मिलती है। तो इस पूरी की पूरी रेलवे लाइन में एक एक आपने लूप लाइन निकाल दी विनीपेग को, जो थंडर बे के साथ कनेक्ट करती है, और उसके बाद इन दोनों के दोनों पोर्शंस को ये इस ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन के साथ कनेक्ट करती है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन ऑफ कनाडा। और इसी के साथ क्योंकि लेक सुपीरियर में क्योंकि ये लेक है, तो यहाँ पर इन वाटर ट्रेड होता है, इनलैंड वाटर ट्रेड, जिसको इनलैंड आप वाटर वेज कहते हैं ना। तो इस तरीके से पूरे कनाडा और इस पूरे नॉर्थ अमेरिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे को ये ट्रांस कैनेडियन रेलवे रूट के साथ कनेक्ट कर देता है ये लूप लाइन। मतलब लेक सुपीरियर में इनलैंड वाटर ट्रेड होती है बहुत ज्यादा। तो आप ये मान के चलिए कि लेक सुपीरियर का इनलैंड जो वाटरवे है वो कनाडा की सबसे लंबी रेलवे लाइन के साथ आपको कनेक्टेड या कनेक्शन आप लोगों को मिल रहा है। तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ये, अगर हम बात करते हैं। यस यस। उसके बाद आपके पास आ गया द यूनियन एंड द पैसिफिक रेलवे। तो यूनियन और पैसिफिक रेलवे आपको बता दूं ये क्या है। तो दोनों ही रेलवे आपको अमेरिका में देखने को मिलती है। यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे कनेक्ट करती है न्यूयॉर्क सिटी को, जो कि अमेरिका के अटलांटिक कोस्ट में है। एंड द ये न्यूयॉर्क सिटी ऑफ अमेरिका इज कनेक्टेड विद सैन फ्रांसिस्को, जो कि उसके अमेरिका के मतलब यूएसए के पैसिफिक कोस्ट में देखने को मिलता है। तो इफ दिस इज यूएसए, ये नॉर्थ अमेरिका के सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सिटी है न्यूयॉर्क सिटी, जो कि अटलांटिक ओशन के पास में है। दिस इज सैन फ्रांसिस्को, जो पैसिफिक ओशन के पास में है। तो इनके बीच में एक रेल रूट चला दिया इन लोगों ने, जिसको ये यूनियन पैसिफिक रेल रूट कह रहे हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स की बात करते हैं।
उसमें आपके पास आ जाता है क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑगडेन, ठीक है, स्क्रैमेंतो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आगे चल रहा हूँ बेटा। फिर आपके पास आता है ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। हालांकि इसको हम पढ़ चुके हैं, वो पर्थ को सिडनी से जोड़ने वाला है ना। तो ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में चलता है। और मैंने आपको बोला कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में तो ऑलमोस्ट पूरा ही डेजर्ट है, तो साउथ में ही डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो ये ईस्ट वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में चलने वाला जो कॉन्टिनेंटल रेलवे है वो आपको इस पूरे कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में ही देखने को मिलेगा। ये पर्थ सिटी से चलता है जो कि वेस्ट कोस्ट में है, टू सिडनी टू द ईस्ट कोस्ट। तो अगर हम एक बार बना लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर है सिडनी और यहाँ पर है पर्थ। तो ये सिडनी को पर्थ के साथ कनेक्ट करता है ये रेल रूट, और ऑस्ट्रेलिया के साउथ में ही देखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशंस जो इस रेल रूट पर पड़ते हैं वो है कालगुरली, ब्रोकन हिल, पोर्ट अगस्ता। इसके साथ साथ कुछ अदर मेजर नॉर्थ साउथ लाइन भी है। आपको यहाँ पर कुछ नॉर्थ साउथ रेलवे लाइन भी देखने को मिलेगी जो कि एडिलेड को कनेक्ट करती है एलिस स्प्रिंग के साथ, एंड फर्दर ज्वाइन द डार्विन बिरदम लाइन। तो डार्विन बिरदम लाइन को भी एडिलेड के साथ कनेक्टिविटी मिल जाती है ऑस्ट्रेलिया में ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन के साथ साथ, जो ईस्ट वेस्ट चल रही है। कुछ नॉर्थ साउथ रेलवे लाइन में इन लोगों ने चलाई है जो कि एडिलेड को कनेक्ट करती है डार्विन लाइन से वाया एलिस स्प्रिंग। इसके बाद बेटा ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस भी एक रेलवे लाइन है जो कि कनेक्ट करती है लंदन को इस्तांबुल के साथ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। अ, अगर हम इस्तांबुल की बात करें, एक बार ना मेरे हिसाब से ओरिएंट एक्सप्रेस लाइन को मैप में देखना सही रहेगा। देखिए, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, दिस इज लंदन, लंदन विच इज इन यूके। और ये है आपके पास इस्तांबुल। इस्तांबुल जो कि रश एशिया के टर्की में है। एशिया का टर्की मतलब एक्चुअली जो टर्की है ये भी यूएस की तरह इसके दो पार्ट्स हैं। मतलब एक टर्की का छोटा सा रीजन इस्तांबुल वाला पार्ट ये आता है यूरोप में, और रेस्ट ऑफ 98% ऑफ टर्की जो है ये एशिया में आता है। तो एशिया का एक छोटा सा हिस्सा आपको ये दिख रहा होगा, दिस पार्ट, इसको इस्तांबुल कहते हैं। तो इस्तांबुल से लेकर लंदन तक का ये रेलवे लाइन है जिसको ये ओरिएंट एक्सप्रेस कह रहे हैं, विच इज एक्चुअली कॉल्ड ओरिएंट एक्सप्रेस। तो मतलब आपको देखकर थोड़ा सा मजा आया होगा यहाँ पर, आई आई होप। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं ये आपको बता दूं। मतलब वैसे अगर कोई इंसान लंदन से इस्तांबुल जाए वाया सी, अगर आपने सोचा कि चलो यार ओशनिक रूट से ही चलते हैं इस्तांबुल, ये रहा टर्की, आराम से पहुंच जाएंगे। तो अगर आप वाया मतलब लंदन से टर्की जाते हैं वाया सी तो आपको वैसे 10 दिन लगने वाले हैं, 10 डेज। बट अगर आप ओरिएंट एक्सप्रेस को यूज करते हैं तो जर्नी टाइम देखिए, 10 दिनों से घटाकर जर्नी टाइम जो है 96 आवर्स पे लाके रख दिया। 96 आवर्स मतलब 4 दिन। 4 दिनों में आप जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं जो पहले कभी 10 दिनों में करते थे। 10 दिनों का जर्नी 4 दिनों में खत्म हो गया। और ये लाइन जो है ये पेरिस इस्तांबुल को जोड़ती है। कई सारे और भी स्टेशन बीच में आए, जैसे बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वियना, म्यूनिच, स्टार्सबर्ग। तो कुछ और भी ऑफ कोर्स पूरे, क्योंकि यूरोप के सेंटर से होके निकल रहा है यार ये ओरिएंट एक्सप्रेस। इसके बाद हम कुछ अब वाटर ट्रांसपोर्ट पर आ जाते हैं। ये तो इनफ हो गया रोड ट्रांसपोर्ट का और रेल ट्रांसपोर्ट का। रोड ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने काफी सारे ट्रांसपोर्ट के एक बार रीजन्स पढ़ लिए। अब मैं डायरेक्टली वाटर ट्रांसपोर्ट पर आ रहा हूँ। देखिए, बाकी सब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को कंपेयर करें तो वाटर ट्रांसपोर्ट काफी चीप दिखता है। काफी एडवांटेजेस हैं इसकी, जैसे कि काफी चीपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बल्कियर प्रोडक्ट्स को काफी अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सकता है। फ्रिक्शन ऑफ वाटर, फ्रिक्शन ऑफ वाटर यहाँ पर कम है इन कंपैरिजन टू लैंड। आपको पता ही है पानी में भारी से भारी चीज जो है वो आप धकेल सकते हो। फ्रिक्शन फोर्स पानी में कम होती है। व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? किसी चलती हुई चीज के अगेंस्ट में जो फोर्स लगती है उसको रोकने के लिए, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो लैंड पर फ्रिक्शन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो इसलिए यहाँ पर जो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये काफी चीपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्यूल कॉस्ट काफी कम पड़ती है। इसके बाद एनर्जी कॉस्ट जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन की वो भी काफी कम है, और कोई भी इसको इट डज नॉट रिक्वायर एनी रूट कंस्ट्रक्शन। कोई किसी तरीके के कोई रूट कंस्ट्रक्शन की जरूरत वाटर ट्रांसपोर्ट में नहीं पड़ती। और क्योंकि कोई रूट कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती तो ऑफ कोर्स ये रूट
ये कॉस्ट रिड्यूस कर देता है। ओशंस आपस में तो लिंक है ही एक दूसरे के साथ, तो आराम से ट्रेवल किया जा सकता है। अलग अलग शिप्स बना लीजिए और वेरियस साइजेस, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको बस डॉक करने के लिए आपको वो चाहिए होता है, पोर्ट। कोई आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना, कोई आपको रास्ता वस्ता नहीं बनाना। यू जस्ट नीड वन थिंग, कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री में आपका शिप जो है वो डॉक कर जाए। डॉक का मतलब वहां पे वो पार्किंग में लग जाए। तो इसलिए बस डेस्टिनेशन और ओरिजिनेशन दोनों जगह पर पोर्ट्स बना लो, ताकि ओरिजिनेशन से लोग चढ़ सके, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद लोग उतर सके। तो इतना तो आई थिंक आप कर ही लोगे। इसके बाद सी और ओशन रूट्स में अगर हम बात करते हैं, तो इन कंपैरिजन टू लैंड एंड एयर ट्रांसपोर्ट, ओशन ट्रांसपोर्ट को ज्यादा चीप माना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने बोला, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए अगर आपको पूछा जाए कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए, शॉर्ट सॉरी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल के लिए अगर बल्कि सामानों को आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर आना है, ये जानते हुए कि दोनों जगह लैंड पर है, तो आप कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करोगे? तो आप यहाँ पे रेलवे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करोगे। आई सेड यू नीड टू ट्रांसपोर्ट बल्कि मटीरियल। बट जब बात आ जाती है इसी बल्कि मटेरियल की ट्रेवल करने की एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, तो दोस्तों फिर जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। और ऐसे में वेट ज्यादा है तो पैसा ज्यादा लगेगा, इसलिए हम ओशन ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं। तो मॉडर्न पैसेंजर लाइनर्स, मतलब मॉडर्न शिप्स, कार्गो शिप्स, आज की डेट में रेडार के साथ इक्विप्ड है, वायरलेस और अदर नेविगेशन सिस्टम के साथ इक्विप्ड है। पहले तो ये सब होता नहीं था, तो शिप्स के साथ हादसे हो जाते थे। आजकल तो कार्गो शिप्स, लाइनर शिप्स जहाँ पे पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। रेडार सिस्टम इनके पास है, वायरलेस नेविगेशन सिस्टम इनके पास है। ठीक है, तो दे आर ऑलवेज कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। यहाँ पर 24/7 आपको इंटरनेट मिलता है। रेफ्रिजरेटर चैम्बर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे फॉर पेरिशेबल गुड्स। टैंकर्स हैं, स्पेशलाइज्ड शिप्स होते हैं जो केवल कंटेनर्स को ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, और कंटेनर्स में आप कुछ भी ट्रांसपोर्ट करके भेज दीजिए, यहाँ तक कि कार्स भेज दीजिए। ठीक है, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स भी ये कभी कभार ले जाते हैं फॉर अ शॉर्टर टाइम पीरियड, जहाँ पे आप 2 3 3 दिन तक पहुंच जाए। जनरली ऑयल जो आज सारी कंट्रीज मंगाती है, क्रूड ऑयल, जिससे आप पेट्रोल डीजल वगैरह निकाल लेते हैं, तो क्रूड ऑयल जो है बेटा, वो मेजरली कार्गो शिप्स ही लेकर आती हैं। मतलब जहां पे आप टैंकर फैसिलिटी जिन शिप्स में आप बना देते हैं। इसके बाद हम कुछ इन्हीं सी रूट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला सी रूट है यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। नॉर्थ अटलांटिक सी रूट अगर आपको याद आ रहा हो, तो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर साउथ अमेरिका, दिस इज यूरोप, और ये वाला कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। तो इन चारों कॉन्टिनेंट के बीच में ये वाला जो ओशन है, दिस इज अटलांटिक ओशन। तो इस अटलांटिक ओशन के नॉर्थ की बात हो रही है, लाइक दिस पार्ट। तो ये नॉर्थ अटलांटिक सी रूट दुनिया का सबसे बिजिएस्ट सी रूट माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप ये कह लीजिए कि जो इस रूट पर ट्रेड होती है, जो इस रूट पर ट्रेड होती है, इट अकाउंट्स फॉर 1/4 ऑफ द वर्ल्ड फॉरेन ट्रेड। मतलब अगर पूरी दुनिया में 100% ट्रेड हो रही है सी से, 100% ट्रेड वाया सी, तो 25% ट्रेड उसमें से केवल नॉर्थ अटलांटिक सी रूट पर हो जाती है। मतलब आप सोच लीजिए कितना बिजी होगा ये। तो सारी की सारी सी रूट्स से कितना ज्यादा बिजी है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, और इसलिए इसको बिग ट्रंक रूट भी कहते हैं। नॉर्थ अटलांटिक सी रूट को आप बिग ट्रंक रूट कहते हैं। और ये लिंक करता है बेटा यूएसए को, नॉर्थ अमेरिका को यूरोप के साथ, जैसे कि हम देख रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में ही ये नॉर्थ अटलांटिक सी आ रहा है। तो दोनों ही रीजन्स दुनिया के दो सबसे डेवलप्ड, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन्स हैं। तो आपस में ट्रेड करने के लिए नॉर्थ अटलांटिक सी रूट इज द बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद हम साउथ अटलांटिक सी रूट की बात करते हैं, ये वाला सी रूट जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये वेस्ट यूरोप को वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी जोड़ देता है। यूरोप को वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में ब्राजील, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को जोड़ देता है ये कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ, जैसे कि ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे। तो ये है आपके पास अटलांटिक ओशन का सदर्न रूट। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि नदर्न अटलांटिक ओशन का जो सी रूट था, वो तो दोनों ही साइड डेवलप्ड, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज हैं। बट साउथ अटलांटिक सी रूट में आपके पास दोनों ही जगह पर कंट्रीज जो हैं वो काफी, मतलब डेवलपिंग है, और बहुत तो अंडर डेवलप्ड भी है। पॉपुलेशन वाइज भी साउथ अमेरिका और अफ्रीका में ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, तो लिमिटेड पॉपुलेशन है, बहुत ही लेस डेवलपमेंट है साउथ अमेरिका और अफ्रीका में।
इसलिए इस रूट पर जो ट्रैफिक है वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू द नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट। उसके बाद बेटा दुनिया में तीन कॉन्टिनेंट्स के बीच में एक सी आता है, यूरोप ऑन द नॉर्थ, एशिया इट इज इन द ईस्ट, और अफ्रीका इज इन द साउथ। इन तीनों के बीच में एक सी चलता है और इसी सी को आप लोग बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी जो है वो इंडियन ओशन के साथ कनेक्टेड है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आई आई शो यू इन द मैप। आप यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सुएज कैनाल। ये ऊपर यूरोप हो गया, नीचे अफ्रीका, और यहाँ पर एशिया। ये अरेबिया पर्शिया ये एशिया में आता है। और इन तीनों के बीच में ये जो सी है ना, दिस सी इज कॉल्ड मेडिटेरेनियन सी। इसी सी को आप बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। अब मेडिटेरेनियन सी ये रहा, इंडिया ये रहा, दिस इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की दो एक्सटेंशन है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है। तो मान के चलो कि गुजरात से आपको जाना है इटली, दिस इज इटली। कैसे जाओगे? तो गुजरात से जो कार्गो शिप है ये अरेबियन सी में निकलेगा, और ये अरेबिया को घूमते हुए आप इस सी में एंटर करेंगे। दिस इज कॉल्ड रेड सी। ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी आपस में कनेक्टेड है, यहां पर एक कैनाल बना रखी है विच इज कॉल्ड सुएज कैनाल। तो बोथ ऑफ द सीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर वाया सुएज कैनाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बेटा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर वो बात कर रहे हैं मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट के बारे में। तो ये सी रूट जो है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज को सर्व करता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को सर्व करता है ये सी रूट देन एनी अदर सी रूट इन द वर्ल्ड। वो बात अलग है कि नॉर्थ अटलांटिक सी रूट जो है काफी बिजी है, बट सर इन टर्म्स ऑफ कंट्रीज एंड इन टर्म्स ऑफ पीपल, अगर हम बिजी सी रूट की बात करें तो वो ये मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट है। क्योंकि ये जो है ये जो ओल्ड वर्ल्ड से होता हुआ निकलता है। जो ओल्ड वर्ल्ड है इसमें अरेबिया इजिप्ट आ जाता है। तो ये जो अपना ओल्ड वर्ल्ड है वहां से होता हुआ निकलता है। बहुत सारी कंट्रीज के पोर्ट्स कनेक्ट होते हैं यूरोप के साथ इस रूट के साथ, मतलब इस रूट की वजह से। कौन कौन सी पोर्ट्स? आपके पास पोर्ट सेड है, आपके पास पोर्ट एडन है, पोर्ट मुंबई, पोर्ट कोलंबो, सिंगापुर। ऐसे कई सारे पोर्ट्स और कंट्रीज यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। और सुएज कैनाल की वजह से, तो जैसे कि मैंने आपको बोला डिस्टेंस बहुत आधा रह गया। नहीं तो पहले ना लोगों को यूरोप जाने के लिए, मतलब गुजरात से अगर आपको इटली जाना होता था तो पूरा की पूरा अफ्रीका आपको घूम के जाना होता था। तो ये सुएज कैनाल के खुलने के बाद चीजें काफी काफी आसान हो गई। उसके बाद हम यहाँ पर अब बात करते हैं ये केप ऑफ गुड होप वाला सी रूट। ये केप ऑफ गुड होप वाला सी रूट तब तक यूज किया जाता था जब तक सुएज कैनाल नहीं बनी थी। तो पूरे की पूरे अफ्रीका को सरकम नेविगेट करता है ये वाला रूट, केप ऑफ गुड होप सी रूट। और इसी रूट के जरिए वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया आल्सो। तो अटलांटिक ओशन को पार करने के बाद ये जो सी रूट है ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया और कमर्शियल एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक इकोनॉमी सी रूट। अगर हम एक बार इस केप ऑफ गुड होप सी रूट को भी देख लें तो मैं इसी में आपको, इसी मैप में आपको समझा दूंगा कि ये केप ऑफ गुड होप जो सी रूट है वो कौन सा सी रूट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बोला कि वास्को डिगामा जो के जरिए इंडिया में आता है, तो इसको आप लोग केप ऑफ गुड होप सी रूट कहते हैं। देखिए ये लिस्बन है विच इज इन पोर्तुगल। ये पूरा की पूरा यूरोप हो गया जैसे कि आपको देखने को मिल ही रहा है। ये पूरा की पूरा अटलांटिक ओशन, ऊपर है नॉर्थ अटलांटिक, नीचे है साउथ अटलांटिक। ये है साउथ अफ्रीका, दिस होल कंट्री साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका का सदर्न पोर्शन ये रहा केप ऑफ गुड होप। तो यही से, इसी लिस्बन से जो 1498 में यात्रा करी थी वास्को डिगामा ने, और इसी रूट से आप लोग वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को, इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आज इसी रूट से ये सब कनेक्टेड है। तो जब ये सुएज कैनाल खुला ना, तो सुएज कैनाल खुलने की वजह से अब इंडिया से अगर कोई कार्गो शिप, सिंगापुर से अगर कोई कार्गो शिप जाना चाहती है यूरोप, तो उनको पहले अफ्रीका पूरा सरकम नेविगेट करना होता था। अब ये सरकम नेविगेशन का झंझट जो है ये खत्म हो गया है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट केप ऑफ गुड होप सी रूट। उसके बाद आपके पास आता है नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। अब पैसिफिक ओशन को भी दो पार्ट्स में बांट दिया, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन। तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन का जो सी रूट है वो वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका ये रहा, साउथ अमेरिका ये रहा, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के वेस्ट में दिस कंप्लीट ओशन इज पैसिफिक ओशन। थोड़ा सा यहां जाओगे तो यहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, और ऊपर है पूरा एशिया। एशिया में आपके पास आता है जापान, फिलीपींस, कोरिया, चाइना, यहां से पास पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ये है पूरा पैसिफिक ओशन। तो मैंने आपको एक थोड़ा बहुत समवट फिगर आपके दिमाग में क्लियर कर दिए। तो ये जो नॉर्थ पैसिफिक सी रूट है ये लिंक करता है नॉर्थ अमेरिका की वेस्ट कोस्ट को, दिस इज वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, विद दैट ऑफ एशिया। क्यों? क्योंकि पैसिफिक ओशन के अक्रॉस यहाँ पर आपको एशिया और ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आ जाते हैं वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस। और कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स अगर हम एशिया की बात करते हैं तो योकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर, ये मनीला फिलीपींस में है। हांगकांग, शंघाई तो पता ही है आप लोगों को, ये चाइना में चला गया। योकोहामा, कोबे जापान, और सिंगापुर तो सिंगापुर है ही। तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन जनरली नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में होने वाले ट्रेड को बोलते हैं आप लोग। इट इज हैपनिंग बिटवीन वाया नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी नॉर्थ पैसिफिक ओशन को यूज करते हुए ट्रेड होता है, बहुत सारे सी रूट्स को आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं, बहुत सारे सेवरल रूट्स यूज किए जाते हैं। और ये सारे के सारे रूट्स जो है वो होनोलुलु में, होनोलुलु एक पॉइंट है जहाँ पे सारे रूट्स विच इज पासिंग थ्रू नॉर्थ पैसिफिक सी रूट, वो इस पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप एक डायरेक्ट लिंक आपको देखने को मिलता है, डायरेक्ट लिंक वैंकूवर योकोहामा के बीच। तो इस वजह से जो है डिस्टेंस काफी कम हो गया है, दुनिया गोल है, इससे साबित हो जाता है। इसके बाद हम पैसिफिक ओशन के सदर्न रूट के बारे में बात कर लेते हैं। सदर्न पैसिफिक ओशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को कनेक्टिविटी देता है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ। तो मान के चलो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में गैप नहीं है बेटा, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका आपस में कनेक्टेड है। तो यहां पर उन्होंने लैंड का एक पीस तोड़ दिया है, और इस कैनाल को बोला जाता है पनामा कैनाल। पनामा एक कंट्री है, उसने अपना एक लैंड का टुकड़ा तोड़ा, और उस टुकड़े की वजह से मैं आपको बता दूं बहुत फायदा हुआ, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, और इन दोनों कंट्रीज के वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। तो अगर किसी कार्गो शिप को अटलांटिक से पैसिफिक जाना होता था तो वो पूरा साउथ अमेरिका सर्कम नेविगेट करके जाता था। तो पनामा कैनाल खुलने से डिस्टेंस काफी कम हो गया है। तो साउथ पैसिफिक सी रूट जो है ये वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज को एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी देता है। और जब से पनामा कैनाल खुली है तब से कनेक्टिविटी और बेहतर हो गई है। तो ये जो साउथ पैसिफिक सी रूट है ये हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन सारी कंट्रीज ऑफ एशिया को कनेक्ट करता है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 12,000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कुछ शिप्स कवर करती हैं। यहाँ पर भी होनोलुलु जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है इस पूरे रूट में। जैसे कि नॉर्थ पैसिफिक सी रूट में हम लोगों ने पढ़ा कि जो होनोलुलु है वो सभी पोर्ट्स का कन्वर्जिंग पॉइंट, मतलब सभी की सभी जो सिटी है उसका कन्वर्जिंग पॉइंट आपको होनोलुलु देखने को मिलेगा। तो अगर हम होनोलुलु की बात करते हैं तो ये मतलब यूएसए में है। इट इज इन, एक आपने स्टेट सुना होगा यूएसए का, हवाई। तो यूएसए के हवाई में आपको ये देखने को मिलेगा। तो यूएसए के हवाई का ये रीजन होनोलुलु, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, वो कन्वर्जिंग पोर्ट है। उसमें नॉर्थ में भी और साउथ में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जिंग पोर्ट ये देखने को मिलेगा। इसके बाद हम कोस्टल शिपिंग की बात करते हैं। तो कोस्टल शिपिंग इज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरिंग स्मॉलर वेसल्स। तो कोस्टल शिपिंग जनरली एक बहुत ही अ, एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें बड़े बड़े वेसल्स की, बड़े बड़े शिप्स की जरूरत नहीं है। बहुत ही कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कुछ कंट्रीज यूएसए, चाइना, इंडिया, जिनके पास लंबी कोस्ट लाइन है, जैसे ये हमारी हमारी ही कोस्ट लाइन की बात कर लेते हैं हम लोग। मुझे कोई सामान गुजरात से केरला, सॉरी तमिलनाडु या सोचो उड़ीसा भेजना है, आई हैव अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। तो या तो मैं यहाँ पर लैंड रूट बना के भेज दूं, और नहीं भेजना चाह रहा हो तो अपन शिप्स के जरिए भी, स्मॉलर वेसल्स के जरिए भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सामानों को। तो इसको आप लोग कोस्टल शिपिंग कहते हैं।
तो कोस्टल शिपिंग भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें छोटे छोटे वेसल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उन कंट्रीज में ये ज्यादातर आपको देखने को मिलता है जिन कंट्रीज के पास बड़ी लंबी कोस्ट लाइन्स है। तो इट इज मोस्ट सूटेबल फॉर कोस्टल शिपिंग। तो ज्यादातर ये कोस्टल शिपिंग के लिए काम आता है। जैसे यूरोप में शैनेगन स्टेट्स जितने भी हैं वो यहाँ पर कोस्टल शिपिंग में, शैनेगन तो आपको पता ही है, शैनेगन यूरोप के उन कंट्रीज को कहते हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ पैक्ट साइन किया हुआ है कि कोई भी अगर मेंबर शैनेगन कंट्रीज में जाता है तो उससे उसका वीजा पासपोर्ट वासपोर्ट नहीं मांगेंगे, मतलब वो आराम से ट्रेवल कर सकता है। तो शैनिगन स्टेट्स आपस में कोस्टल शिपिंग करते हैं। यूरोपियन यूनियन के ऑलमोस्ट मेंबर्स शैनिगन स्टेट्स के मेंबर्स हैं। तो जनरली कोस्ट टू कोस्ट अगर कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी हो तो कोस्टल शिपिंग इज व्हाट यू कॉल इट। इसके बाद आपके पास है कैनाल्स बना के शिप करना। कैनाल्स में हम लोगों ने पनामा कैनाल और सुएज कैनाल देखा। पनामा कैनाल हमने देखा कि कैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में इन्होंने बनाया, ठीक है। और ये सुएज कैनाल तो मैंने आपको बता ही दिया, इजिप्ट का एक पोर्शन इन्होंने तोड़ा जिसकी वजह से रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्टिविटी मिली। फिर हम इनलैंड वाटरवेज की बात करते हैं। ये अभी तक तो आप लोगों ने ओशनिक रूट्स देख लिए। ओशनिक जितना भी हम लोगों ने ट्रेड देखा वो तो इंटरनेशनल ट्रेड था। इनलैंड वाटरवेज की बात करते हैं तो बेटा ये वो ट्रेड है जो रिवर्स, कैनाल्स, बैक वाटर्स, क्रीक्स, लेक्स, इनके जरिए आप करते हैं। तो मान लीजिए इंडिया की बात कर लेता हूं। इंडिया में एक रिवर चलती है गंगा, उत्तराखंड से और वेस्ट बंगाल तक। तो अगर मुझे कोई प्रोडक्ट उत्तराखंड से वेस्ट बंगाल भेजना है तो क्या मैं रिवर गंगा को एज ए नेशनल हाईवे यूज कर सकता हूँ, नेशनल वाटरवे यूज कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। जहां पर रिवर गंगा शांत है वो रीजन तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया ही जा सकता है ना। तो एक तरीके से हम गंगा को कह सकते हैं कि आप इनलैंड वाटरवे आप हमें देती हैं। तो कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज को कवर कर लेते हैं। जैसे पहला है राइन वाटरवे। आपको बता दूं ये राइन वाटरवे यूरोप में है और बहुत सारी कंट्रीज के इंडस्ट्रियल एरियाज को इस राइन रिवर ने कनेक्ट किया हुआ है। कौन कौन से इंडस्ट्रियल एरियाज किस किस कंट्री के? तो कंट्रीज में स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स आ जाती है। तो इन सब कंट्रीज के इंडस्ट्रियल एरियाज आपस में इस राइन रिवर की वजह से कनेक्टेड है। राइन रिवर जर्मनी, नेदरलैंड से होती है, मतलब फ्लो करती है 700 किलोमीटर तक। अ, इसका लेंथ जो है वो नेविगेबल है। नेविगेबल का मतलब होता है कि मैं शिप्स चला सकता हूँ। उसके बाद अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आते हैं तो आप शिप्स लेके नहीं जा सकते। तो ये 700 किलोमीटर कहाँ से लेकर कहाँ तक? तो रॉटरडैम, रॉटरडैम जो कि नेदरलैंड्स में है, तो रॉटरडैम से लेकर बेसल सिटी तक जो स्विट्जरलैंड में है। तो रॉटरडैम से बेसल तक ये पूरी रिवर जो है वो नेविगेबल है। आराम से कोई भी जहाज, छोटे छोटे जहाज, आप रॉटरडैम से बेसल सिटी तक भेज सकते हैं। उसके बाद इसी राइन रिवर में एक रिवर है जो ईस्ट से फ्लो होती हुई ज्वाइन करती है इस रिवर में। जैसे सपोज करो दिस इज राइन रिवर। तो राइन रिवर की ईस्ट से एक रिवर और यहां पर ऐड हो जाती है जिसका नाम है रूहर। तो रूहर रिवर जो है वो राइन को ज्वाइन करती है फ्रॉम द ईस्ट एंड इट फ्लोज थ्रू अ रिच कोल फील्ड। अगर मैं रूहर रिवर की बात करता हूं तो मतलब बहुत ऐसे इलाकों से होकर आती है रूहर रिवर जहां पे कोयला ही कोयला भरा हो। तो इसलिए रूहर रिवर जहां जहां से होकर आती है वो सारे एरियाज बहुत ही प्रॉस्परस मैन्युफैक्चरिंग एरियाज हैं, क्योंकि कोल फील्ड के बहुत पास से होकर निकलती है ये रिवर। जैसे डसलडॉर्फ, डसलडॉर्फ रूहर रिवर के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, डसलडॉर्फ। फिर इसी यूरोप की बात करते हैं, एक और वाटरवे है बेटा, डेन्यूब वाटरवे। डेन्यूब वाटरवे की बात करते हैं तो ये वाटरवे जो है ये ब्लैक फॉरेस्ट में राइज करता है, ईस्ट वर्ड फ्लो करता है, बहुत सारे देशों के से होता हुआ ये जो वाटरवे है ये फ्लो करता है। और ये वाटरवे जो है ये ईस्टर्न यूरोप को अच्छा कनेक्टिविटी देता है। और इट इज नेविगेबल, क्योंकि हर रिवर जरूरी नहीं है नेविगेबल हो। अगर किसी रिवर में बहुत ज्यादा रिफ्ट्स आ रहे हैं, रिफ्ट्स का मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप उस रिवर में ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये रिवर नेविगेबल तो है, बट कहाँ तक है? तो दिस रिवर इज नेविगेबल अप टू तोरना, तोरना सेवेरिन। इसके बाद एक रिवर आपको रशिया में देखने को मिलेगी, दिस इज कॉल्ड वोल्गा रिवर। तो वोल्गा रिवर ऑफ रशिया भी एक बहुत अच्छा वाटरवे है रशिया के लिए। वोल्गा रिवर 11,200 किलोमीटर की लेंथ तक नेविगेबल है। मतलब अगर 11,200 किलोमीटर तक कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट करना है इस रिवर में तो इसकी लेंथ में से 11,200 किलोमीटर तक की लेंथ आपको बता दूं तो वो नेविगेबल है। वोल्गा रिवर कैस्पियन सी में खाली हो जाती है, मतलब कैस्पियन सी में ये रिवर मर्ज हो जाती है।
उससे पहले पहले जितने भी पोर्ट्स आ रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स आ रहे हैं, कंट्रीज आ रही हैं, वहां तक रशिया सामान भेज सकता है विद नो एडेड फ्यूल कॉस्ट। क्योंकि रिवर का खुद का भी तो एक मोमेंटम होता है ना, उसी के साथ, उसी की फ्लो के साथ बड़े बड़े सामान ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। तो ये वोल्गा रिवर के मदद से आप कह दो कि जो मॉस्को रीजन है वो ब्लैक सी के साथ कनेक्ट है। मतलब मॉस्को रीजन इज वेल कनेक्टेड विद द ब्लैक सी बिकॉज ऑफ वोल्गा रिवर। तो ये वोल्गा रिवर जो है, ये मॉस्को रीजन को ब्लैक सी के साथ अच्छा कनेक्टिविटी देता है। तो वोल्गा मॉस्को कैनाल, वोल्गा डॉन कैनाल, ये सब कैनाल जो है वो आप लोगों ने इस वोल्गा रिवर के साथ जोड़कर बना रखी है। तो अच्छी रिवर है वोल्गा, विच इज फ्लोइंग थ्रू रशिया। उसके बाद हम लोग अगर याद करो, मैंने आपको सेंट लेक सुपीरियर के बारे में बताया था ना। लेक सुपीरियर जो मैंने बोला था लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड, ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा की पूरा रीजन है वो लेक सुपीरियर एक लेक नहीं है, उसके साथ कई सारी लेक्स हैं। तो इसको पूरे रीजन को आप लोग ग्रेट लेक्स रीजन कहते हैं। तो वो ग्रेट लेक्स का रीजन जो है वो, यहाँ पर भी इनलैंड ट्रेड अच्छा हो रहा है। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने कैनेडियन एक आपको रेलवे लाइन पढ़ाई थी, ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन। और इस ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन में मैंने जब लूप लाइन आप लोगों को पढ़ाई थी, तब मैंने ये लेक सुपीरियर का मेंशन किया था। तो इसी लेक सुपीरियर को हम लोग यहाँ पर इनलैंड वाटर वे में देख रहे हैं एक बार। तो सू कैनाल, वेललैंड कैनाल, ये काफी अच्छी तरीके से कनेक्टेड है टू द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और ये ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी लेक है सुपीरियर लेक। लेक सुपीरियर के बाद लेक हुरॉन, लेक इरी, लेक ओंटारियो, ये सब भी आती है। तो इन सभी लेक्स को ना आपने आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया। ऑलरेडी इसमें से कुछ लेक्स नेचुरली कनेक्टेड थी और कुछ लेक्स को आप लोगों ने कैनाल्स बना के कनेक्ट किया, ताकि इनलैंड वाटरवे इन सभी की सभी लेक से अच्छा से, मतलब अच्छे से हो जाए। तो इन सभी की सभी इनलैंड, अगर मैं ग्रेट लेक्स में इनलैंड ट्रेड की बात करूं, तो इस इनलैंड वाटरवे में कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन से हैं इस पूरे ग्रेट लेक रीजन में। इनलैंड ट्रेड के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बता दीजिए सर। तो दुलूथ और बफेलो आर कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ दिस वाटरवे। एंड और आपको ये भी बता दूं, इस पूरे के पूरे ग्रेट लेक रीजन में जितना भी ट्रेड हो रहा है, इट इज इक्विप्ड विद ऑल द फैसिलिटीज ऑफ ओशन पोर्ट्स। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट है मिसिसिपी ओहायो। मिसिसिपी ओहायो वाटरवे, ये यूएसए की इंटीरियर पार्ट्स को लिंक करता है गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ। तो यूएसए की इंटीरियर पार्ट्स आर कनेक्टेड विद गल्फ ऑफ मैक्सिको इंटरनली। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनलैंड वाटरवे में हम लोग यूज करते हैं बेटा रिवर्स का। यहां पर मैं ओशन को ही नहीं यूज कर रहा हूं, ओशंस आर नॉट बीइंग यूज्ड हियर। ओशंस को तो इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए यूज करते हैं। तो अगर कोई रिवर है जो ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर से फ्लो होकर जा रही है, तो कैन आई यूज दैट रिवर पर्टिकुलरली फॉर लाइक ट्रेड विद दैट पर्टिकुलर कंट्री? तो ऑफकोर्स हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रेड को इनलैंड वाटर ट्रेड कहते हैं। तो बहुत बड़े बड़े स्टीमर्स, बहुत बड़े बड़े शिप्स जो है वो इस मिसिसिपी ओहायो वाटरवे में नेविगेट कर सकते हैं अप टू मिनिएपोलिस। तो मिनिएपोलिस तक ये रूट नेविगेबल है, आराम से बड़े बड़े स्टीमर्स लोगों को लेके जा सकते हैं। तो ये बात रही अभी तक की रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट की। नाउ आई एम कमिंग टू एयर ट्रांसपोर्ट एंड देन विल एंड द चैप्टर। तो बाय ह्यूमंस और गुड्स जो है वो आज के डेट में एयर के थ्रू, बाय एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, इससे भी मूव किए जा सकते हैं, और इस मूवमेंट को आप एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सभी ट्रांसपोर्टेशन की मोड से एयर ट्रांसपोर्ट इज अ फास्टेस्ट मोड। तो लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स के लिए हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करते हैं जब हमारे पास टाइम नहीं होता। तो इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट तो आपको पता ही है। अ डिस्टेंट ईस्ट वेस्ट बेल्ट ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट इज फाउंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न यूएसए, वेस्टर्न यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया। इट इज ऑल्सो हैविंग अ डेंस नेटवर्क ऑफ एयर रूट्स। तो अगर हम पूरे की पूरे एयर रूट्स के नेटवर्क की बात करते हैं बेटा, अबाउट 60% ऑफ द टोटल एयरवेज, 60% ऑफ द टोटल नेटवर्क ऑफ एयरवेज जो है वो यूएसए में है। तो बहुत अच्छे जो अपना एयरपोर्ट्स है वो यहाँ पर डिवेलप हो रखे हैं। अब तो खैर इंडिया भी इन टर्म्स ऑफ एयरपोर्ट इज हेडिंग टूवर्ड्स ग्लोरी। जैसे हम अगर यूपी की बात करते हैं तो कई सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यहाँ पर हम लोगों ने डेवलप करे। तो जो अपना एयर ट्रांसपोर्ट है, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक एयर स्ट्रिप। इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर ये किसी काम का नहीं है। वो बात अलग है कि सर मुझे वो रोड्स नहीं बनानी है, बट हाँ, जहां पर आपका जो प्लेन है वो लैंड करेगा वहां पर तो यू नीड अ रोड ना।
जहां पर वो जो एक तो मतलब रनवे होता है, तो रनवे से आप जो एयरपोर्ट को कनेक्ट करते हैं उसके बीच का तो इंफ्रास्ट्रक्चर यू नीड टू डेवलप ना। तो इसलिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी थोड़ा सा कॉस्टली है, और आपको तो पता ही है कि एयर ट्रांसपोर्ट बाकी सब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से फास्टेस्ट तो है, बट इकोनॉमिक नहीं है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट पर। मैंने आपको बताया था वैसे तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट में कोई भी पैसेंजर्स को मैं नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं, बट इट इज ओनली फॉर फ्राइट, और बस केवल गुड्स वगैरह को आप लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो पाइपलाइन बहुत इमेंस इंपॉर्टेंस रखती है अपने साथ। किसी भी लिक्विड चीज को, जैसे कि आजकल अगर आप देखो तो रशिया और रेस्ट ऑफ यूरोप के बीच में ना पाइपलाइंस के थ्रू ही क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता था। बट ये रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्ट होने के बाद जब रशिया पे सैंक्शंस लगे, तो इनकी पाइपलाइन को डिस्टर्ब कर दिया गया। पाइपलाइन से जो यूरोप इनसे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस लेता था, वो उन्होंने लेनी बंद कर दी। तो कुछ लिक्विड जैसे कि क्रूड ऑयल, कुछ गैसेस जैसे कि नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, ठीक है, वाटर, कोल, कोल इन लिक्विफाइड मैनर, कुकिंग गैस, इन सब चीजों को हम पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और बहुत आसानी से, विद नो एडेड कॉस्ट। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड में तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा डेवलप कर रखा है इन लोगों ने कि ये पाइपलाइंस की मदद से मिल्क सप्लाई करते हैं फार्म से फैक्ट्री तक। यूएसए के पास भी काफी अच्छा नेटवर्क है पाइपलाइंस का, जहाँ पे ये ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोड्यूसिंग एरिया से कंज्यूमिंग एरियाज तक। मतलब अगर हम बात करते हैं तो 17% जो ट्रेड होता है ना यूएसए में, फ्राइट का ट्रेड, 17% फ्राइट ट्रेड जो है यूएसए में, वो मतलब अगर हम मान के चलते हैं कि 17% में से 83% जो ट्रेड है वो यूएसए का फ्राइट ट्रेड, उसमें ये यूज करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। 100% फ्राइट ट्रेड में से 17% फ्राइट ट्रेड यूएसए का पाइपलाइन से हो रहा है। तो अच्छी बात है, जैसे मैंने बोला काफी इकोनॉमिक है यार ये। इसके बाद अब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि चैप्टर इज अबाउट टू एंड। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन? सर कुछ नहीं है। कम्युनिकेशन इज समथिंग जब कोई एक इंसान अपने व्यूज, अपने आइडियाज एक्सचेंज करता है एक दूसरे के साथ, इधर बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीन्स। और सम अदर मीन्स में आजकल तो आपके पास सोशल मीडिया भी आ गया, तो इंटरनेट, टेलीविजन, सैटेलाइट, टेलीफोन। और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ह्यूमन बींग्स ने तरह तरह की चीजों को आज डिवेलप किया है। पहले के जमाने में टेलीफोन, टेलीग्राफ होते थे, आज भी टेलीफोन है, बट अब टेलीफोन से ज्यादा अच्छा हम लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो टेलीफोन का बहुत इंपॉर्टेंट जगह रहा है कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट में। डेवलपिंग कंट्रीज में सेलफोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रूरल कनेक्टिविटी के लिए। और अगर हम 1990s की बात करते हैं, 1990s की, तो कंप्यूटर्स के एमरजेंस के बाद, इंटरनेट के एमरजेंस के बाद, आईटी सेक्टर, डिजिटलाइजेशन सेक्टर में बहुत अच्छे रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1970s से ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है इस पर रिसर्च की जा रही है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। कुछ कुछ मैनमेड सैटेलाइट्स हम बना के अर्थ की ऑर्बिट में इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि ग्लोब के रिमोट से रिमोट कॉर्नर पर भी आराम से आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। और ये आइडिया जो है, ये एक्चुअली में इलॉन मस्क ने स्टारलिंक में किया है। आपको पता है स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट देता है, तो कोई मुझे पोल्स, कोई भी वायर लगाने की जरूरत नहीं है, बस मेरे फोन में रिसीवर्स होने चाहिए एंड आई कैन रिसीव द नेट सेंड डायरेक्टली थ्रू सैटेलाइट्स। तो ऑफ कोर्स इसलिए सैटेलाइट्स को यहाँ पर बनाया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें तो इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट 1979 में लॉन्च हुई। भास्कर फर्स्ट भी 1979 में लॉन्च होती है। रोहिणी वॉज लॉन्च इन 1980। एप्पल, एप्पल जो है जिसका पूरा नाम है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, इसको लॉन्च किया गया था 1981 में थ्रू एरियन रॉकेट। भास्कर, चैलेंजर एंड इनसैट 1B, ये सैटेलाइट्स भी हम लोगों ने लॉन्च करी, और इन सैटेलाइट्स की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, टेलीविजन, रेडियो काफी इफेक्टिव हो गया था। वेदर फोरकास्टिंग काफी अच्छी हो गई थी हम लोगों की, मतलब हम मौसम के ऊपर अच्छा एक वो अपना व्यू पॉइंट दे सकते थे। और साइबर स्पेस और इंटरनेट की बात करते हैं तो आपको तो पता ही है खैर कि हर एक चीज आज की डेट में WWW इसमें ही क्या कहते हैं, एनकम्पास्ड है। तो बहुत सारे लोग आज की डेट में साइबर स्पेस में हर साल ऐड होते हैं। और कंटेम्प्रेरी
इकोनॉमिक और सोशल स्पेस जो है ह्यूमंस का वो एक्सपेंड हो रहा है धीरे धीरे। ईमेल, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई गवर्नेंस, आज की डेट में हर एक चीज इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो रही है। यहाँ तक कि स्टडी भी, लाइक यू गाइस आर स्टडिंग इलेक्ट्रॉनिकली। आज से 20 साल पहले कभी सोचा था कि कुछ इस तरीके से भी लोग पढ़ सकते हैं? मतलब अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी चीज तो है। इंटरनेट इज इन इटसेल्फ अ रिवोल्यूशन। एंड डियर, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, खुद से पढ़ेंगे तो काफी कंफ्यूजिंग चैप्टर भी है। थोड़े बहुत मैप्स आप लोगों को इस चैप्टर में देखने हैं। यहाँ पे प्लीज रूट्स को अच्छे से याद करके जाइएगा। कौन सा रूट कहाँ पर है, कौन कौन से पोर्ट्स उस रूट पर कनेक्टेड है। अगर मैं कोई ओशनिक रूट की बात करता हूँ, अगर मैं कोई रेल रूट की बात करता हूँ, तो रेल रूट पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है यार ऐसे। ठीक है। और बहुत सारे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रोड रूट्स में भी हम लोगों ने यहाँ पर ये सब चीजें देखी। इसके बाद वाटरवेज, बहुत सारे क्वेश्चन इनलैंड वाटरवेज पर आते हैं। इनलैंड वाटरवेज में कौन कौन सी रिवर यूज हो रही है, उस रिवर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज कनेक्टेड है, और अगर एक ही कंट्री में वो रिवर मतलब खत्म हो जा रही है तो उस एक पर्टिकुलर कंट्री के कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर्स आपस में कनेक्टेड है। तो ये सब चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर देखकर जानी है। तो बीआरओ के बारे में मैंने आपको वैसे एक्स्ट्रा बता दिया था। ये सीयूईटी के एग्जाम में आप लोगों को, मतलब जो जीटी है उसमें शायद थोड़ा सा आपको ये काम दे दे, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही सारी बॉर्डर रोड्स को यहाँ पर मैनेज करता है। तो दिस वाज योर 8th चैप्टर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।